अच्छा, जैसे अपन ने 4, 4:15 का टाइम डाल दिया और अपन ने 4:13 पे गो लाइव करा, तो लाइव तो 15 पे ही जाएगा। जब करेंगे चालू हो जाएगा। अभी लाइव चालू हो गया होगा। अच्छा। वाहेगुरु। गुड इवनिंग, अस्सलाम वालेकुम। जय श्री कृष्णा जी, जय श्री कृष्णा, जय जिनेन्द्रा। आ जाओ जी, आ जाओ। मैं चेक कर लूँ। वैसे आज मैं बिफोर टाइम आ गया, देखो कितना पंक्चुअल हूँ मैं। मेरे को इतनी जोर से नींद आ रही है ना, भगवान कसम आज बिल्कुल नहीं मन कर रहा है यार। बिल्कुल मन नहीं कर रहा, बहुत जोर से नींद आ रही है। एकदम जोर से नींद आती है ना, एकदम बहुत तेज, वैसी वाली। चालू हो जा भाई। अब देख। चलो, हर हर महादेव। राधे राधे। राधे राधे जी, राधे राधे। चलो। जय श्री राम, जय श्री कृष्णा, राम राम सर, राम राम गुड्डू जी, जय जिनेन्द्र। यार अब अभी मैं शुरू भी नहीं कर सकता अभी। अब हमारा समय बाकी है, हम बिफोर टाइम आ गए हैं। जब हम बिफोर टाइम आ जाते हैं तो फिर हमें वो करना पड़ता है इंतज़ार। तो हम इंतज़ाररत हैं कुछ। 2-4 मिनट देख लेते हैं अपन। यस। आज मौसम बड़ा बेईमान है जी। सर आर्टिकल की वजह से रिकॉर्डेड देखता हूँ। सर योर टीचिंग इज लाइक कृष्णा उपदेश टू अर्जुना। यार ये प्लीज, ये इन लोग के साथ ना कंपेयर मत किया करो। ये अच्छी बात नहीं है। यहीं हम कमजोर हो जाते हैं, है ना। वो लोग बोलते हैं ना, खतरे में खतरे में, तो इसके लिए इन इन लोग को अलग रहने दो। हमारी कोई औकात नहीं है यार इनके सामने। रोशन झा। सर अब आपकी तबीयत कैसी है? तबीयत मेरी ठीक है, बस नींद आ रही है। थोड़ी दवाई लेते हैं ना रोटी खा के, फिर ऐसे मन कर रहा है कि सो जाऊं यहीं पे एकदम से करके। चलो। तो अच्छा, कल का स्केड्यूल थोड़ा सा बढ़ा लें क्या? हाउ आर यू सर? स्नेहा, आई एम फाइन, जय श्री कृष्णा। कल का स्केड्यूल मैं आपको बता दूं, बढ़ा दूं क्या? अच्छा, कुछ बच्चे ऐसे हैं जो सिर्फ रिकॉर्डेड देख रहे हैं, सिर्फ रिकॉर्डेड। तो अगर रिकॉर्डेड देखते हो, कोई डाउट आता है आपको। 9, क्या नंबर क्या था मेरा? 96, रुको। अरे मेरा नंबर क्या था? 96806, हाँ। 9680610072। आपको किसी तरह का कोई डाउट होता है तो मैं कोशिश करूंगा, क्योंकि अभी मैं वेला हूँ। जब तक आपका क्रैश चल रहा है, मतलब उसके बाद हमारी भी क्लासेस बहुत ज़्यादा स्टार्ट हो जाएंगी। तो अगर इन केस कभी कोई डाउट आता है, कोई दिक्कत तकलीफ परेशानी, तो बहुत सारे बच्चों के साथ मैं बात करता हूँ। तो किसी तरह का अगर कुछ डाउट आप देते हो, कई बार मैं ऑडियो भी दे रहा हूँ, किसी को मैं टाइप करके भी आंसर कर रहा हूँ, क्योंकि मैं अभी वेला हूँ। तो मतलब हमारे वेलेपन का फायदा उठा लो यार, और क्या। अगर इनकेस दिक्कत आती है, आप कर सकते हो, ठीक है। चलो। क्या होता है, फिर बिजी हो जाते हैं ना, फिर आपको लगता है एटीट्यूड दिखा रहा है, पर एटीट्यूड कोई नहीं दिखाता है यार, समय नहीं होता। समय, अब घर भी चलाना होता है ना कई बार। तो अभी जैसे रिजल्ट आएगा, रिजल्ट आने के 10 दिन बाद फिर से बैचेस, अभी 2-3 दिन में, कल शायद रिजल्ट आने वाला है ना। फिर नई बैचेस हो जाएंगी, तो एक एडिशनल बैच का एक वेट और हो जाएगा। और सेकंड ग्रुप का भी कुछ तो मैं शुरू करने वाला हूँ। तो उसका भी थोड़ा लोड हो जाएगा, तो लाइक यस सर, बढ़ा दो। गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग। यस दोस्तों, लाइक भी
कर दो। हाँ दोस्तों लाइक कर दो यार, लाइक कर दो दोस्तों, इसकी बात मानो, ही बहुत अच्छा लड़का है। इश्का, इश्का कह रही है यस सर, बता बढ़ा लो। यस, कल 3 बजे से रख लेते हैं, 3 से 5:30 का समय। मैं अभी लिख देता हूँ यहाँ पर, टुमारो टाइमिंग, टुमारो, आज मारो कि कल मारो, कल टाइमिंग्स, तुम्हारा टाइमिंग क्या रहेगी, 3 to 5:30 फॉर लॉ। तो अगर कोई और क्लास आपकी प्लान होती है तो आप रेस्पेक्ट, अगर यहीं पर तपोवन पर ही कुछ कोई और क्लास जैसे टैक्स या फिर और कुछ अकाउंट्स भी आप कर रहे हैं ना, तो आप रेस्पेक्टिव फैकल्टी से अगर उनकी चर्चा होती है आपसे, तो 3 से 5:30 का टाइम हम बुक कर रहे हैं अभी आपके साथ, ठीक है। चलो, ऑडिट भी पढ़ा दो सर। ऑडिट ही तो पढ़ा रहा हूँ, ये क्या है? अच्छा, ओके ओके। अरे ग्रुप वन तो करो यार, एक एक लड्डू तो पूरा खा लें। ऑडिट तो 15 दिन का सिलेबस से साला है क्या, उसमें कुछ भी नहीं है। ऐसे शुरू करते नहीं खत्म पहले हो जाता है, ऑडिट में क्या है, कुछ भी नहीं है। चलो, तो शैल वी स्टार्ट द सेशन नाउ, एवरीबॉडी इज इट इज ऑनलाइन। हमने स्टार्ट किया था ऑडिट एंड ऑडिटर्स, और हमने स्टार्ट किया, अच्छा अच्छा शुरू सुनो, हमने स्टार्ट किया था बहुत महत्वपूर्ण और सबसे बड़ा। किसी बच्चे का ये कहना था कल कि यार सर स्पीड बहुत नहीं हुई, कल हमने 3 ही तो सेक्शन करे, सब सेक्शन बहुत ज्यादा थे। और उसमें स्पीड वाली बात तो मेरे ख्याल से नहीं थी, क्योंकि अच्छे से हमने समझ के किया था। तो उसमें बस ये था कि पूरा 1 घंटा जितना आप बैठे ना, पूरा टाइम आपको ध्यान से सुनना बस था। और अब ये करना पड़ेगा, क्योंकि फरवरी एक तरफ तो आपको सिलेबस भी बेटा खत्म चाहिए, और दूसरी तरफ स्पीड अब ज्यादा होती है तो यार स्पीड ज्यादा होगी, और कम होती है तो ओ भाई कब खत्म होगा, कब खत्म होगा। तो फिर यार आप कहीं तो जीने दो। यस सर, स्टार्ट, ओके। ऑडिट एंड ऑडिटर चैप्टर हमने स्टार्ट किया था, और उसमें सेक्शन 139 हमने बात किया था। अच्छा, हमने सेक्शन का लिस्ट तैयार किया था, और लिस्ट में हमने एक कहानी देखा था, और वो कहानी पे फिर आता है कि सबसे पहली बात अपन क्या करते थे कि यार कि तुमने कंपनी की ऑडिट करा ली, कि हाँ अभी अपॉइंट करेंगे, ये अपॉइंट से शुरू होता है, अपॉइंटमेंट। और ढंग से काम नहीं किया उसने तो निकाल देंगे साले को। नहीं, निकालने का और कोई रीजन होते क्या, मतलब कौन कौन ऑडिट नहीं कर सकता, क्वालिफिकेशन डिस्क्वालिफिकेशन, और उसके बाद पैसे कितने देंगे, ऑडिटर के पास क्या पावर्स ड्यूटीज होंगी, क्या काम ऑडिटर नहीं कर सकता, और क्या करो भाई, साइन करो और अपना एजीएम अटेंड करो। और कोई उल्लंघन किया तो आपके सामने फटके के प्रोविजंस यहाँ पर उपलब्ध हैं। कॉस्ट ऑडिट जो है सेक्शन 148 है, तो कॉस्ट ऑडिट पे अलग से बात करेंगे। फिर हमने अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर के टुकड़े तोड़े थे कि यार अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर 2 तरीके से होता है, नहीं 4 तरीके से होता है, होता 5 से है लेकिन 4 पकड़ के चलो। पहला क्या था, सब्सिक्वेंट ऑडिटर, सब्सिक्वेंट मतलब रेगुलर ऑडिटर। रेगुलर ऑडिटर, पहले रेगुलर ऑडिटर का अपॉइंटमेंट कब होता है, फर्स्ट एजीएम में, और उसका कार्यकाल होता है 6th एजीएम तक। उसका कार्यकाल, उसका टेन्योर कितना होता है, 6th एजीएम तक। और ये सबसेक्शन 1 to 4 में हमने डिस्कस किया था, अदर देन गवर्नमेंट कंपनी, और गवर्नमेंट कंपनी हो गया तो 5। और दूसरा फर्स्ट ऑडिटर अदर देन गवर्नमेंट कंपनी है तो 6, गवर्नमेंट कंपनी है तो 7। फिर आता था कैजुअल वैकेंसी, कैजुअल वैकेंसी सबसेक्शन 8, फिर जिसका कोई नहीं उसका खुदा खुद है तो 9 to 11। 9-10 के अंदर रिटायरिंग डायरेक्टर को रीअपॉइंटमेंट की बात, और 11 के अंदर क्या था, ऑडिट कमेटी वही रिकमेंड करेगी, फालतू बकवास थी। 139(1) हमने स्टार्ट किया था सब्सिक्वेंट ऑडिटर, और उसके अंदर हर कंपनी को एक इंडिविजुअल या फर्म को ऑडिटर अपॉइंट करना है, यह हमने चर्चा किया था। दूसरी बात हमने की थी कि अगर कोई पार्टनरशिप फर्म है, ऑडिटर्स की फर्म है, और वो अगर विदेश में है उसके पार्टनर्स, तो अगर मेजॉरिटी पार्टनर्स भारत में हैं तो ही आप ऑडिटर बन सकते हो। अब एक बात और यहां पर कर लेते हैं, मान लो, चलो मत मानो यार, वो डिस्क्वालिफिकेशन में ले लेंगे, तो आपको लगेगा आज कुछ बढ़ाया ही नहीं, उसमें कवर करेंगे तो वो गिनती में तो आएगा कम से कम। अदर देन एलएलपी मतलब एलएलपी के अलावा कोई भी बॉडी कॉर्पोरेट जो है ऑडिट नहीं कर सकती, सीए पार्टनर है वही ऑडिट करेगा एलएलपी के अंदर, अगर दूसरे प्रोफेशनल्स भी पार्टनर है तो नहीं कर सकते। देखो एग्जाम में क्वेश्चन कहाँ से बनता है मैं बताता हूँ आपको। क्वेश्चन आपको आते हैं, टुकड़े जो आते हैं ना,
अच्छा, कल हम 3 घंटे 2.5 घंटे लेंगे तो मुझे ऐसा लग रहा है कि कल अपन खत्म कर सकते हैं इसको, लेकिन अभी टुकड़ों पे बात करते हैं। मैं यहाँ टुकड़ों पे जी रहा हूँ, हमें भी टुकड़ों पे ही जीना है, क्योंकि 30 मार्क्स के टुकड़े आने, और वो टुकड़ों के लिए मैं ज्यादा जोर डाल रहा हूँ। अगर मैं एक एक माइन्यूट सी चीज को भी निकाल के ले रहा हूँ ना, तो ये मान के चल रहा हूँ कि 30 में से 25 नंबर तो अपन को वहां से लाने ही है। जो 30 में से 16-18 ला पा रहे हो आप, तो मुझे कम से कम 9 नंबर वहां से निकाल के आपको देने हैं। और बाकी फिर दूसरी साइड से तो अपन राइटिंग, दूसरी साइड से अगर ये टुकड़े तैयार हो गए तो दूसरी साइड से तो अपने आप तैयार होगा, क्योंकि जब चीजें अंदर से तैयार हो रही है तो कॉन्सेप्चुअली आपके क्वेश्चंस क्लियर होंगे। अपॉइंटमेंट, हाँ, क्वेश्चन ऐसे आता है कि बताओ बच्चों बताओ, सब्सिक्वेंट ऑडिटर है, उसका अपॉइंटमेंट एक फर्स्ट एजीएम में हुआ, अब बताओ बच्चों बताओ उसका टेन्योर कब खत्म होगा। यस, लेकिन क्वेश्चन स्टार्ट यहां से नहीं होगा, क्वेश्चन स्टार्ट यहां से होगा। एबीसी लिमिटेड एक गवर्नमेंट कंपनी है, उसका जो सब्सिक्वेंट ऑडिटर था उसका अपॉइंटमेंट फर्स्ट एजीएम में हुआ, तो बताओ बच्चों बताओ कि उसका फर्स्ट एजीएम के बाद, मतलब जब भी होना होता है एजीएम में हुआ, तो बताओ उसका कार्यकाल कितना होगा, उसका टेन्योर कितना होगा। 6th एजीएम तक होगा कि सेकंड एजीएम होगा, ध्यान रखना इस बात का। नेक्स्ट एजीएम होता है गवर्नमेंट कंपनी में, नेक्स्ट एजीएम होता है, और ऑप्शन में आपको 6th एजीएम भी बोलेगा, और आपसे कहा जाएगा कि ये ऑडिटर अपॉइंट किया जा रहा है गवर्नमेंट कंपनी में, काक कर रहा है, काक कब करता है, विद इन 180 डेज फ्रॉम द क्लोजिंग ऑफ आपकी वो फाइनेंशियल ईयर, और इतने दिन में ही अपन को एजीएम भी करनी होती है। तो भाई काग ने क्या किया, आपका ऑडिटर अपॉइंट कर दिया, तो उसका टेन्योर कितना रहता है, नेक्स्ट एजीएम तक रहता है। मतलब वहां पे हर साल के लिए होता है, 5 साल के लिए, अदर देन गवर्नमेंट कंपनी होता है, ऐसी हमने बात की थी। तो यहाँ खेल जाएगा, ध्यान रखना, क्योंकि ऑप्शन में 6th एजीएम, फर्स्ट के बाद हमें पता नहीं क्यों ऑप्शन में 6th एजीएम ढूंढने की आदत होती है, तो 6th एजीएम नहीं, नेक्स्ट एजीएम मतलब सेकंड एजीएम तक उसका कार्यकाल होगा। बात समझ में आ रही है? यस। तो एक क्वेश्चन यहां से बनकर निकलता है, अपन वो बात कर रहे हैं कि अगर वो घुसा के मारना चाहता होगा तो, और नहीं तो टुच्चे बुच्चे तो मुंह पे ही दे देगा, वो जो हम बात कर चुके हैं। ठीक है, ऑडिटर को अपॉइंट करने की प्रोसेस क्या होती है यार, ये प्रोसेस को बड़ा ध्यान रख लेना आप, क्योंकि कभी कोई टेक्निकल क्वेश्चन पूछा जाता है ना, तो उसमें वो पहले तो पूरा क्वेश्चन टेक्निकल आता है, और फिर लास्ट में बताता है बताओ बच्चों बताओ ऑडिटर का अपॉइंटमेंट कैसे करेंगे, तो फिर हम बताएंगे साहब की शेयर होल्डर की मीटिंग होगी, क्योंकि सब्सिक्वेंट ऑडिटर की बात कर रहे हैं, तो शेयर होल्डर की मीटिंग होगी और उसके अंदर अपॉइंट करेंगे, रिजोल्यूशन पास करके, ऑर्डिनरी बिजनेस है तो ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन पास करके कर देंगे ना। यार मजा नहीं आया सर, शुरू होता है ऑडिट कमेटी से। प्रोसेस कहां से शुरू हो रहा है कि अगर कंपनी की कोई ऑडिट कमेटी एग्जिस्टेंस में है, आपको ये बताने की जरूरत नहीं है कि कंपनी की क्या लिमिट्स हैं तो ऑडिट कमेटी चाहिए, बस इतना कि अगर ऑडिट कमेटी है तो वो रिकमेंड करेगी, उसको बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कंसीडर करेंगे और शेयर होल्डर के सामने रख देंगे, शेयर होल्डर आएंगे मीटिंग के अंदर, क्योंकि एक ऑर्डिनरी बिजनेस होता है सेक्शन 102 के तहत, तो आएंगे, और एक ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन सेक्शन 114 के तहत, सेक्शन 114 में ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन है, तो वहां पास करके और ऑडिटर का अपॉइंटमेंट कर दिया जाएगा। एक बात, दूसरी बात, अगर बोर्ड डिसएग्री होता है कि मेरे को तो नहीं जम रहा है यार ऑडिट कमेटी तुम्हारा वाला बंदा, तो फिर वहां से कहानी बदल जाएगी। तो ऐसे क्वेश्चन का जवाब फ्रेमिंग के लिए प्रोसेस आपको पकड़ में होनी चाहिए। अब जब अपॉइंटमेंट करेंगे तो अपॉइंटमेंट से पहले क्या होगा, उस बंदे का, कौन सा बंदा है भाई साहब, बिफोर रिकमेंडेशन, ये जैसे ऑडिट कमेटी है, ऑडिट कमेटी ऐसे ही थोड़ी कि तू सीए है क्या, सीए इन प्रैक्टिस है क्या, चल तेरे को ऑडिटर बनाते हैं, नहीं, उससे पूछ तो लो भाई तू क्या काम करने को तैयार है, काम करने को राजी है, उसकी विलिंगनेस तो पूछी जाएगी। उससे बोला हाँ मैं तैयार हूं, काम करने को तैयार हूं, तेरे पे कोई सेक्शन 141 की डिस्क्वालिफिकेशन तो नहीं लगती, तेरे पे कोई आईसीएआई वाली डिस्क्वालिफिकेशन तो नहीं लगती, तेरे पे कोई, तेरी वो सीलिंग लिमिट होती है 20 कंपनी और 20 से ज्यादा है अगर, तो छोटी कंपनी को डिसअलाउ कर, कुछ तो नौटंकी है, तो क्या वो तो नहीं लगती तेरे पे? नहीं नहीं सर, कुल 6 कंपनियों का काम है यार मेरे पास, क्या बात कर रहे हो भाई साहब आप, कर सकता हूं मैं, तो कर सकता है आ, फिर तेरे को बताते कर दे। फिर हमने ऑडिट कमेटी के ऊपर बात किया था कि अगर कंपनी लिस्टेड है तो ऑडिट कमेटी चाहिए, लिस्टेड नहीं है लेकिन पेड अप शेयर कैपिटल, टर्नओवर 10 या 100 करोड़ या 50 करोड़, ये आपको याद करने की जरूरत नहीं है, ये तुम्हारा नहीं है, हम आगे गए थे। चलो फिर हमने फोटो बनाया था, ऑडिट कमेटी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को रिकमेंड करेगी, आगे बढ़ते चले जाओ। मैं इसलिए रिवाइज कर रहा हूँ क्योंकि किसी ने कहा था स्लो हो गया था, और ऊपर से क्या, तो ये रिवीजन इज ओके ना।
रिटर्न कंसेंट टेकन फ्रॉम ऑडिटर, ऑडिटर से रिटर्न कंसेंट लेना है तो उससे 4-5 चीजें हमें पकड़नी है, और 4-5 चीजों में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण क्या है कि अगर आईसीएआई के ऊपर, आईसीआई ने उसके ऊपर कोई प्रोसीडिंग चालू कर रखी है तो फिर आपको उसको ध्यान रखना है, सीलिंग लिमिट का ध्यान रखना है, ये दोनों डिस्क्वालिफिकेशन का ध्यान रखना है, और टर्म्स एंड कंडीशंस आपके अपॉइंटमेंट को देख लेना है। एडीटी 1 फॉर्म के अंदर आपको करना है पहला। अच्छा, एक चीज का ध्यान रखना, फॉर्म का नाम जो होता है ना वो चैप्टर के नाम के हिसाब से होता है। जैसे अपन चार्जेस पढ़ेंगे तो वहां पे CHG 1 2 3 4 होगा, डायरेक्टर्स अपने को है नहीं सिलेबस में, सॉरी, नहीं तो DIR होता है डायरेक्टर चैप्टर में, तो ऑडिटर है तो ये अदिति आएगा यहाँ, अदिति, कभी कभी अदिति 1। अच्छा, जब अपॉइंटमेंट हो गया तो फॉर्म 1 के अंदर आप क्या करो, रजिस्ट्रार के मुंह पे मारो, अरे भाई रजिस्ट्रार के मुंह पे मारो, और अगर नफरा भी है तो नफरा के भी मुंह पे मारो। नफरा 1 में, नफरा 1 फॉर्म नोटिस नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी। सबसेक्शन 2 में हमने बात किया था टेन्योर कितना होता है। टेन्योर होता है अगर लिस्टेड कंपनी है अदर देन पब्लिक कंपनी जिनकी पेड अप शेयर कैपिटल। बेटा ये चीजें ना याद ही करनी पड़ेंगी, इनका कोई दूसरा रास्ता है नहीं, इनको रटना ही पड़ेगा यार, रट्टा लगाना पड़ेगा। इंडिविजुअल मतलब अगर अपन टेन्योर कार्यकाल की बात करें तो अगर जैसे मैं प्रोप्राइटरी फर्म हूं, मेरी फर्म का नाम क्या है, PS सलूजा एंड एसोसिएट्स। कहां पर एस्टेब्लिश्ड है, इंदौर शहर के अंदर है। तो अब मैं ये अपना जो PS सलूजा एंड एसोसिएट्स है, अगर मैं किसी कंपनी में, लिस्टेड कंपनी में ऑडिटर बनता हूं तो मैक्सिमम एक टर्म के लिए बन सकता हूं। और एक टर्म क्या होता है, कॉन्सिक्यूटिव 5 ईयर्स, लगातार 5 वर्षों का एक जो टेन्योर है, उस टेन्योर के लिए मैं क्या कर सकता हूं, कंपनी का ऑडिटर बन सकता हूं। लेकिन अगर मान लो हम 6 चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं, हम सबने मिलकर एक पार्टनरशिप फर्म बना ली है, तो उस सूरत में हमें 2 टर्म्स मिलेंगे कॉन्सिक्यूटिव, यानी कि तब हम 10 साल के लिए एक कंपनी में चाहें, कहने वैसे गलत है 10 साल बोलना, 5 साल और फिर ये अपॉइंटमेंट, फिर 5 साल, उसके बाद हमें एक टर्म छोड़ना पड़ेगा। उसके बाद मतलब अब हमारे बाद कोई दूसरा आएगा उस टर्म के लिए, और वो टर्म का गैप को क्या बोलता है कि वो कूलिंग पीरियड हमारे ऊपर लगेगा। क्या लगेगा, कूलिंग पीरियड, कि अब ठंड रखो, बैठ जाओ, किसी और को भी काम कर लेने दो। तो लॉ ने इसका नाम क्या बोल दिया, इसे कूलिंग पीरियड कहते हैं जी। सबसेक्शन 3 एंड 4 बहुत ही ज्यादा छोटा सा पोर्शन है, कल इसलिए नहीं लिया क्योंकि इसमें इस मॉड्यूल में इसके साथ में ना ट्रांजिशन प्रोविजंस दे रखे हैं, और वो कहीं ना कहीं हेडेक वाले हैं जो काम के बिल्कुल भी नहीं है। जैसे मीटिंग मैनेजमेंट में, हाँ MGT था उधर, MGT वेरी गुड यार, बहुत बढ़िया, जैसे उधर MGT था। अभी तक कितना हुआ, अभी तक रिवाइज हुआ है, अभी स्टार्ट नहीं हुआ, क्योंकि मेरे को पता है ना आप लोग सारे एकदम समय पे आ नहीं पाते हो। अब बस स्टार्ट करने वाले हैं। ऑडिटर ऑफ गवर्नमेंट, हाँ रोटेशन की बात करें तो रोटेशन के अंदर क्या होता है जी, कि जैसे मान लो ऑडिट फर्म में 4 पार्टनर्स हैं, इस साल में ऑडिट करके गया तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को लग रहा है कि अच्छा यार एक काम करो, अगली बार दूसरे को भेजना, अगली बार तीसरे को भेजना। तो इस संबंध में रोटेशन, ऑडिटर का रोटेशन, तो जहां 2 या 2 से ज्यादा ऑडिटर होते हैं वहां पे रोटेशन ऑफ ऑडिटर, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। लेकिन अगर ऑडिट कमेटी है तो ऑडिट कमेटी रिकमेंड करेगी, कहानी बिल्कुल वही है। एक ट्रांजिशन प्रोविजन है, उसको बस सुन लो आप, जो ये 2 चीजें छूट गई थी बीच में उसको खत्म कर देते। एक तो ये हो गया, दूसरा ट्रांजिशन प्रोविजन क्या है। ट्रांजिशन प्रोविजन क्या कह रहा है कि हमसे पहले मतलब, अरे यार हमसे पहले मतलब कंपनीज एक्ट 2013, इससे पहले क्या था, कंपनीज एक्ट 1956 था। ये एक्ट कह रहा है कि एक्ट 2013 कह रहा है कि हमसे पहले वाले एक्ट में ऑडिटर थे, हाँ थे। मतलब कंपनीज एक्ट 1956 में पता है ऑडिट के क्या प्रोविजन थे, कि हर एजीएम में ऑडिटर को अपॉइंट करना होता है। इस साल एजीएम में ऑडिटर को अपॉइंट किया, उसका टेन्योर नेक्स्ट एजीएम, फिर उसको पूछेंगे फिर से बनोगे, बोलता है हाँ चलो बना देते हैं। तो ऐसे 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल, कूलिंग जैसी चीज ही नहीं थी पहले। मतलब 15-15 साल से कंपनी का एक ही बंदा ऑडिटर ऑडिट किए जा रहा है। तो 2013 आया, उसने बोला ये सब क्या चालू है, 5 साल से ज्यादा काम नहीं कर सकता भाई। इंडिविजुअल फर्म है तो, इंडिविजुअल प्रोप्राइटरशिप है तो, लेकिन अगर पार्टनरशिप फर्म है तो चलो 2 कॉन्सिक्यूटिव टर्म्स आप ले सकते हो, अच्छी बात है। तो ये इधर ट्रांजिशन की जरूरत क्या है, जैसे मान लो
कि जैसे एक फर्म है, हमारी ही फर्म है, PS सालूजा एंड एसोसिएट्स, इंदौर। हम ABC लिमिटेड के, हम क्या हैं, ABC लिमिटेड के क्या हैं, हम ऑडिटर्स हैं। कब से? 2004 से, 2004 से हम ऑडिटर हैं। तो 2004 से अगर 2013 तक की बात करें, 4 के बाद 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 9 साल से तो हम ऑडिटर हैं। यानी कि लगातार 9 साल से ऑडिटर हैं। और कंपनीज एक्ट 2013 क्या कहता है कि 10 साल से ज्यादा तो तुम ऑडिट ही नहीं कर सकते। देखो, आप समझना चीजों को, रोटेशन करवाना है सर, अभी रोटेशन करवाना है। वेरी गुड गुड्डू, रोटेशन अभी हुआ है। चलो सुने, अरे भाई आप, हमने क्या किया है, इस कंपनी का पिछले 9 साल से लगातार हम ऑडिट किए जा रहे हैं। और जैसे ही कंपनीज एक्ट 2013 आया तो वो क्या बोलता है, 5 साल से ज्यादा तो कर ही नहीं सकते भाई। तो हमने बोला अचानक से आप हमारा काम ऐसे नहीं छीन सकते, मैं तो भूखा मर जाऊंगा यार। आप प्रैक्टिकली सोचो चीजों को, आप प्रैक्टिकली सोचो। कंपनीज एक्ट 2013 आया, मेरे पास 15 कंपनीज की ऑडिट थी, इसके अलावा कंपनीज ही नहीं है। और सारी कंपनीज में 12-12 साल से मैं ऑडिट कर रहा हूं, यहीं से मेरा घर चलता है। अचानक से कंपनीज एक्ट 2013 आ गया, वो क्या कहता है कि 5 साल से ज्यादा काम नहीं कर सकते। मैं तो 12 साल से कर रहा हूं, हाँ बस अब नहीं कर सकते, तो मैं रोटी कहां से खाऊंगा? तो सरकार बोलेगी ढूंढो, अरे तो थोड़ी मोहल्लत तो दो, मोहल्लत दी। कंपनीज एक्ट 2013 आने के बाद सरकार ने क्या बोला, आपको 3 साल मैक्सिमम मोहल्लत दी जाएगी, एक्स्ट्रा पीरियड। यानी कि अब मेरा जो अपॉइंटमेंट होगा वो कितने सालों के लिए होगा, 3 सालों के लिए होगा बस, 5 साल के लिए नहीं। और उसके बाद से वापस 5 साल वाले प्रोविजन लग जाएंगे। भाई क्या होता है, जब कानून पुराना होता है और नया आता है तो इन दोनों के बीच में ट्रांजिशन को सेटल करने के लिए कुछ एक प्रोविजन, और वो सिर्फ एक सिचुएशन के लिए होता है। तो ये एक प्रोविजन सिर्फ एक सिचुएशन के लिए है, उसके बाद कॉमन प्रोविजन चालू हो जाएगा, 5 साल 5 साल 5 साल। तो ये जो इन्होंने हमको ग्रेस पीरियड कह सकते हो आपकी दे दिया है कि चलो 3 साल और कर लो मैक्सिमम, 3 साल मैक्सिमम और कर लो। तो हमारा अपॉइंटमेंट कितने सालों के लिए हो सकता है, 3 साल के लिए। अच्छा, कितने लोग को समझ आ रही है, अंगूठा देना एक बार, क्योंकि थोड़ा सा टेक्निकल है ये। एग्जाम में आने की कोई संभावना नहीं है, लेकिन मैं ये बिल्कुल नहीं बोलूंगा कि ये नहीं आएगा। ठीक है, गो थ्रू करना है, बट एक बार समझ के छोड़ दो, इसको पढ़ने की जरूरत नहीं है। आई जस्ट वांट टू से कि समझ के छोड़ दो, इसको पढ़ने की जरूरत नहीं है। फिर भी आप खुजली होती है कई बार कि मैं तो ऐसे कैसे छोड़ दूं, तो मत छोड़ो। ओके, चलिए अब आगे देखते हैं। मान लो बैटरी गई, मान लो फोन की गई है इस बार, कल तो टैब की चली गई थी यार। मान लो कि हमारे पास, हमने किसी फर्म का 9 साल से ऑडिट कर रहे हैं। हम क्या है, इंडिविजुअल हैं, और 9 साल से हम क्या कर रहे हैं, ऑडिट कर रहे हैं। ये 1956 वाली बात कर रहे हैं, और यहां 2013 आ गया। तो 13 के हिसाब से अगर देखें तो अब हम ऑडिट कर सकते हैं, बिल्कुल नहीं कर सकते। लेकिन क्योंकि हम 5 साल कर सकते थे, कॉन्सिक्यूटिव 5 ईयर्स का मतलब क्या होता है, लगातार 5 साल। यस, लेकिन यहां अगर देखें तो लगातार 5 साल तो ठीक पीछे 5 देखेंगे हो गए, अब हम कर नहीं सकते। लेकिन ट्रांजिशन प्रोविजन कहता है नहीं यार, 3 साल कर लो, 3 साल कर लो यार। अगर मैंने 8 साल काम किया था तो लॉ क्या बोलेगा, 3 साल कर लो। अगर मैंने 7 साल काम किया तो लॉ क्या बोलेगा, 3 साल कर लो। अगर मैंने 6 साल काम किया था लॉ बोलेगा 3 साल तो कर लो। अगर मैंने 5 साल काम कर रखा था लॉ क्या बोलेगा, कर लो। अगर मैंने 4 साल काम किया था तो 1 साल मेरे पास बचता है, कितना बचता है, 5 का कार्यकाल था ना, तो अभी तो एक बाकी है, तो लॉ ने क्या बोला, 3 साल कर लो।
ट्रांजिशन प्रोविजन के अंदर उन्होंने क्या बोला कि तुम्हारे को हम ट्रांजिशन प्रोविजन दे रहे हैं। अच्छा सोचो, 3 साल मैंने काम किया, मेरा 2 साल बचा, लेकिन लॉ ने क्या बोला, 3 साल कर लो। 2 साल ही किया था, 3 साल ही बचा, लॉ क्या बोल रहा है, 3 साल कर लो। 1 साल ही किया था, बचा मेरा 4 साल, लॉ बोल रहा है 3 साल कर लो। तो हम बोलेंगे क्यों भाई, हमें भीख की जरूरत नहीं है तुम्हारी, कॉन्जिक्यूटिव 5 years बोला है ना। अब अपनी कॉलर खड़ी हो गई है। अरे भाई, कुत्ते की पूंछ जो है वो सीधी कब तक रहती है, जब तक वो भूखा रहता है। जैसी रोटी खा लेता है एकदम से टन से पीछे से घूम जाती है। तो बिल्कुल वही हो रहा है यहाँ पर कि 1 साल, अगर हमने एक ही साल काम किया है और 4 साल हमारा बाकी है एज पर नया वाला कंपनीज एक्ट, और कंपनीज एक्ट बोलेगा जाओ तुम्हें हमने छूट दी 3 साल की, हम बोलेंगे ओए छूट वूट की जरूरत नहीं है, किसी के टुकड़ों पे पलने वाले नहीं है हम लोग हमारा टाइम पे कर लेंगे। कितना बचा है तुम्हारा, हमारा 4 साल बचा है। अच्छा ठीक है 4 साल कर लो। बात समझ में आ रही है? देखो, अगर ये ऑडिट फर्म होती और 9 साल से 8 साल, 7 साल, 6, 5, 4, 3, 2, 1 ईयर 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 ईयर, ये इन्होंने ऑडिट किया। तो अब उसका बचा कितना है, यहाँ पे 1 साल ही बचा है, यहाँ पे कितने बच्चे हैं, 2 साल बचे हैं, लेकिन लॉ ने कितना बोला है, 3 years। यहाँ पे बचे हैं 3 साल। अरे भाई, अगर फर्म है तो 10 साल कर सकती थी, लेकिन उसने 9 साल किया तो 1 साल बचा। ये चीज समझ में आ रही है ना, 10 साल कर सकता था, लेकिन लॉ ने क्या बोला, 3 साल कर लो, 3 साल कर लो। यहाँ भी बोला 3 साल कर लो, लेकिन यहाँ बचे 4, तो 4 पे जाएंगे या 3 पे रहेंगे। यहाँ पे बचा 5, तो 5 पे जाएंगे, 3 पे रहेंगे। यहाँ पे बचा 6, यहाँ पे, बात समझ में आ रही है क्या? तो यहाँ पर फर्म हो या फिर आपका इंडिविजुअल हो, ट्रांजिशन, अब प्रैक्टिकली सोचो कि ट्रांजिशन प्रोविजन 2013 से लगना चालू हो गए होंगे और 2023 निकल गया है, तो 10 साल तो पूरे हो गए। थोड़ा समझने की कोशिश करना, 10 साल तो पूरे हो गए। किसी ने अगर 1 साल पहले अगर आया होगा तो उसको बड़े से बड़ा 9 साल मिलेगा, तो 9 साल तो हमारे आने से पहले ही जा चुके। तो ये ट्रांजिशन प्रोविजन को अगर आप जाने भी देंगे तो चलेगा, ट्रांजिशन प्रोविजन को जाने भी देंगे तो आप चलेगा, लेकिन एक बार प्रोविजन पढ़ लेना, थोड़ा सा छोटा सा प्रोविजन है, बहुत बड़ा नहीं है। ओ तेरी, तो मैं लाया था नोट्स, आए नहीं, चलिए ठीक है क्या बॉस। कहाँ से खुलता है यार, अरे अरे खुल जा भाई। ओके चलो, तो ओके है ना। हाँ जी हाँ जी, चलिए 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 चलिए। इसके बाद फिर हम आए थे फर्स्ट ऑडिटर पर। फर्स्ट ऑडिटर में इंपॉर्टेंट चीज क्या था कि भाई साहब, फर्स्ट ऑडिटर को अपॉइंट कौन करते हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स करते हैं। इसमें एक चीज हमारा डिस्कशन होने से रह गया था कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स करेंगे फर्स्ट ऑडिटर को अपॉइंट कितने दिन, कितने समय के अंदर, विद इन 30 days फ्रॉम द डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। लेकिन अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स नहीं कर पाए तो फिर वो शेयर होल्डर्स की मीटिंग बुलाएंगे और वो 90 दिनों के अंदर करेंगे। ये डिस्कस होना रह गया था। आप चाहें तो जहां लिखा था उसको अपडेट कर दें। ये थोड़ा सा अपन से छूट गया था, कुछ चाहिए। आप चाहें तो वहां पर अपडेट कर लें। और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स क्लियर है क्या? वैसे आपने पढ़ा होगा तो शायद ये पॉइंट कवर कर लिया होगा, कल स्किप कैसे हो गया भगवान जाने, क्योंकि मैं इसको साथ में लेकर ही कर रहा था। वो हो जाती है मिस्टेक्स कई बार, तो ये चीज छूट गई थी लिखने से कि भाई ऑडिटर फर्स्ट ऑडिटर है तो फर्स्ट ऑडिटर का अपॉइंटमेंट बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स करेंगे। बहुत अच्छी बात है, विद इन 30 days करेंगे, और अच्छी बात है, इससे अच्छी बात हो नहीं सकती। लेकिन उनसे नहीं हुआ फिर क्या होगा यार, उनसे नहीं हुआ तो शेयर होल्डर से करवा लो। किसमें, एजीएम में? अरे नहीं पागल हो क्या, एजीएम में तो उसको उठाना है और सब्सिक्वेंट ऑडिटर को बैठाना है।
तो जाहिर सी बात है ईजीएम के अंदर, ईजीएम कब होगी, विद इन 90 डेज बुला लो, 90 दिनों के अंदर ईजीएम बुलाओ, वहां पे उठा के ऑडिटर को बैठा दो और फर्स्ट एजीएम तक उसका कार्यकाल होगा। इतनी सी बात। अगर मान लो काग से अपॉइंट नहीं हो पाता है फर्स्ट ऑडिटर विद इन 60 डेज, फर्स्ट ऑडिटर को अपॉइंट करना था 60 दिनों के अंदर, लेकिन कंट्रोलर एंड ऑडिट जनरल ऑफ इंडिया से अपॉइंट नहीं हो पाया, नहीं हो पाया तो ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स करेंगे विद इन 30 डेज, और बोर्ड से भी नहीं हो पाया तो विद इन 60 डेज कौन करेंगे, ईजीएम में शेयर होल्डर्स। इंपॉर्टेंट है भाई, कल थोड़ी सी मिस्टेकनली छूट गई थी चीज, आप अपडेट कर लें जहां पर आपने लिखा है। क्या आप कर रहे हैं, कोई अंगूठा दे दो, मैं मान के चलूंगा कि मैं जो बोल रहा हूं आप कर रहे हो उधर। ओके, बहुत बढ़िया। चलिए, इसके बाद फिर हम आए थे कैजुअल वैकेंसी पे, क्योंकि कल पता है ये मुझे कैसे पता चला, मैं जब वापस जा रहा था ना घर, तो फिर मैंने सोचा कि यार ये भी हो गया, फर्स्ट राइटर भी हो गया, फिर जाते जाते याद आया, मैंने कहा ईजीएम वाली बात तो मैंने नहीं करी। फिर मैंने जाके देखा, सोचा, फिर मैंने लेक्चर देखा अपना, मैंने कहा यार ईजीएम वाली करी नहीं करी, तो फिर देखा तो शायद नहीं करी थी मैंने, तो फोटो में भी नहीं है, मतलब नहीं करी थी। कैजुअल वैकेंसी सेक्शन 8, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था, हमने सब सेक्शन 8 ये हम बात कर चुके हैं कि भाई रेजिग्नेशन है कि अदर कहानी है। उसके बाद गवर्नमेंट कंपनी का ये सारे टाइम पास हमने कर लिए थे। रीअपॉइंटमेंट ऑफ रिटायरिंग ऑडिटर विद सेक्शन। अच्छा ईमानदारी से बताओ, आप में से कितने लोग, आप में से कितने लोगों ने घर पे जाकर पढ़ा, आपको लिखना है PADHA, पढ़ा, आपको जवाब देना है पढ़ा। कितने लोगों ने घर पे जाके पढ़ा मॉड्यूल से, मॉड्यूल से यहाँ जहां भी जो भी आपके पास लिटरेचर है, आपको बताना है। यू हैव टू सी, यू हैव टू स्पीक, यू हैव टू टेल। पढ़ा, अरे वाह यार, बहुत बढ़िया। स्पेशल सोल्यूशन ये भी हो गया, तो ये भी आई थिंक लास्ट क्या था, अदर देन रिटायरिंग ऑडिटर हो गया था, कैजुअल वैकेंसी हो गया, रिमूवल हो गया, रेजिग्नेशन हो गया, EDT 3 में रेजिग्नेशन हो गया। अच्छा, सब सेक्शन 4 बाकी था अपना। ओके, कहाँ गया भाई पेन, अरे वो पेन ये रहा। चलिए, आज का सेशन सेक्शन अपन चालू करते हैं। आज का सेक्शन हम लोग चालू कर रहे हैं जी, और आज का सेक्शन है सबसेक्शन 4, सेक्शन 140, सबसेक्शन 4, अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर अदर देन रिटायरिंग ऑडिटर, अदर देन रिटायरिंग ऑडिटर, अदर देन रिटायरिंग ऑडिटर। ऑडिटर के अलावा किसी और को अपॉइंट करना है तो फिर क्या बोलेंगे, अदर देन रिटायरिंग ऑडिटर। इसके लिए क्या चाहिए होता है, स्पेशल नोटिस है। यार ये भी बात तो की थी अपन ने कि स्पेशल नोटिस आता है, हमने बात किया था 114-15। क्या हो रहा है आज मेरे साथ, मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा है क्या। अरे अपन ने बात कर ली थी ना, चलो नहीं करी थी तो देख लेते हैं। नहीं ये है तो ये क्या है, रिमूवल ऑफ ऑडिटर, स्पेशल नोटिस, रिमूवल, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, ये वो सब, नोटिस टू AGM, अप्रूवल एप्लीकेशन। ओके, दिस वाज डिफरेंट। ओके, ध्यान से सुन,
रिटायरिंग ऑडिटर को दोबारा से रीअपॉइंट ना किया जाए, इसके लिए एक स्पेशल नोटिस आता है और उसमें एक्सप्रेसली कहा जाता है, एक स्पेशल रेजोल्यूशन पास किया जाता है, इसमें एक्सप्रेसली स्टेटेड होता है कि भाई साहब किसी को भी अपॉइंट करो पर ये रिटायरिंग ऑडिटर को रीअपॉइंट मत करो। अगर ऐसा चिट्ठी आता है तो फिर जैसे ही चिट्ठी किसके पास पहुंचेगी, कंपनी के पास, तो कंपनी क्या करेगी, उस चिट्ठी को किसको भेजेगी, ऑडिटर को भेजेगी कि भाई तेरे लिए कहानी आई है। तो ऑडिटर बोलेगा ये तो अच्छी भी, ये तो बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। तो ऑडिटर क्या करेगा, जैसे मान लो कि नोटिस किसके पास आया, नोटिस मेंबर्स ने नोटिस भेजा किसको, कंपनी को। कंपनी मतलब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, ठीक है ना। और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स क्या करेंगे, इस नोटिस को ऑडिटर को देंगे कि भाई तेरे लिए एक चिट्ठी आई है कि तुझे लात मार के बाहर किनारे करना है, किसी नए बंदे को बैठाना है। बहुत अच्छी बात है। अब ये ऑडिटर क्या करेगा, अपनी बात को कहेगा। तो कहने के लिए यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन लेटर तैयार करेगा। रिप्रेजेंटेशन लेटर तैयार करेगा। रिप्रेजेंटेशन लेटर के अंदर क्या करेगा, डिटेल इंफॉर्मेशन लिखेगा जो एनुअल जनरल मीटिंग पे रखी जाए सबके सामने। तो ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को बोलेगा एक काम करो ना बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, इसको सर्कुलेट कर दो सबके पास। मेंबर्स बोलेंगे हर मेंबर के पास ये सर्कुलेट कर दो। मीटिंग नोटिस भेजने वाले हो ना आप, तो नोटिस के साथ में मेरा रिप्रेजेंटेशन लेटर भी आप भेज दो। और बोर्ड की ड्यूटी है कि भेजना पड़ेगा, लेकिन अगर मान लो टाइम नहीं है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने बोला कि यार देखो बहुत ज्यादा समय लगेगा, आपका ये कागज आपने अभी मेरे को लाके दिया है, अभी छपेगा बनेगा, कंपनी के लेटर हेड पे होना चाहिए था, हमारा डिजाइनर आया नहीं है अभी, सुन लो समय लगेगा। तो अगर उन्हें ऐसा लगता है कि वक्त नहीं है कि भेजा जा पाए, तो उस सूरत में क्या होगा, उस सूरत में ऑडिटर को राइट होगा कि इस रिप्रेजेंटेशन लेटर को एजीएम के अंदर वो पढ़कर सुनाए और इससे संबंधित दस्तावेजों को एजीएम में रखा जाए, इससे संबंधित डॉक्यूमेंट्स को एजीएम में इंस्पेक्शन के लिए रखा जाए। अगर ऑडिटर ने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को क्या किया है, अगर ऑडिटर ने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को क्या किया है, अपना रिप्रेजेंटेशन लेटर दिया है, तो अब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की ड्यूटी है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की क्या है, ड्यूटी है कि साहब अब या तो नोटिस के साथ शेयर होल्डर्स को भेजो, लेकिन अगर ये पॉसिबल नहीं हो पाता है, इम्प्रैक्टिकेबल होता है, तो उस सूरत में क्या होगा कि ठीक है, ऑडिटर के इसको इंस्पेक्शन के लिए भी अवेलेबल रखा जाएगा और इसको पढ़कर सुनाया जाएगा कि ऑडिटर के अंतिम शब्द क्या है, देख लो, अगर आपको जमता हो तो रीअपॉइंट कर लो, अभी भी बेटी बाप की ही है। चलो उसके बाद क्या कि मान लो, अब आती है बात, मान लो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर भी चिड़े हुए ऑडिटर से। उन्होंने बोला ना तो हम तेरा लेटर को सर्कुलेट करेंगे और ना ही तेरे तुझे बोलने का अधिकार है, इस रिप्रेजेंटेशन लेटर को पढ़ने का अधिकार है। ऐसा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर नहीं कर सकते, क्योंकि बोर्ड के पास राइट्स नहीं है। बोर्ड की ड्यूटी है कि उसने दिया है कागज तो फैलाओ और उसको अपनी बात कहने दो सब तक, बड़ी अच्छी बात है। लेकिन अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर चला जाता है नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल के पास और एक एप्लीकेशन दे देता है फॉर्म 1 के अंदर, अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर एक एप्लीकेशन दे देते हैं और एप्लीकेशन में ये कहते हैं कि भाई साहब ये तो नीडलेस पब्लिसिटी, कुछ याद आ रहा है, मिनट्स में पढ़ा था ना कि भाई साहब ये तो अपना प्रचार करके जा रहा है यार, ये कुछ ऐसी बात बोल रहा है विच इज डेट्रीमेंटल टू द इंटरेस्ट ऑफ द कंपनी, या फिर डेफेमेशन कर रहा है किसी का। इसको अपन ने तीनों को मिला के क्या बोला था कि अपनी पोजीशन को अब्यूज कर रहा है, तो फिर एनसीएलटी ऑर्डर देगा कि नहीं 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 नहीं, फिर एक काम करो, कुछ करने की जरूरत नहीं है, दफा करो, कोई रिप्रेजेंटेशन लेटर वेटर कुछ नहीं होता। ये सब सेक्शन 4 की बात थी जी, फिर से सुन लो। अगर एक स्पेशल नोटिस, अच्छा सर किए थे 141,
मैं करूँ थी मैं करूँ थी सर, ब्लर हो गए। अरे पड़ा, ब्लर कहाँ हूँ, ब्लर हूँ क्या, हुआ ब्लर। चलो, अरे आगे बढ़े क्या। ये प्रोसीजर आप साथ साथ नोटिस लिख लेना, क्योंकि जैसे ही प्रोसीजर एक बार दिमाग में बैठ गई ना आपको, तो आप फिर वो 2 पेज पढ़ोगे तो आपको लगेगा कि यार ये इतना आसान है क्या। और अगर प्रोसीजर दिमाग में नहीं बैठती है ना, नो, अच्छा नहीं समझ में आया। अगर प्रोसीजर दिमाग में नहीं होना तो ऐसा लगता है कि यार कौन पढ़े इसको। तो एक बार प्रोसीजर फिर से देख लो कि अगर नोटिस देते हैं शेयर होल्डर्स की यार ये वाले ऑडिटर को रीअपॉइंट ना किया जाए, ध्यान रखा जाए, तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर क्या करेगा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का ड्यूटी है कि ऑडिटर को बताएगा कि भाई साहब आपके लिए चिट्ठी आई है, और ऑडिटर से कहेगा कि भाई साहब रिप्रेजेंटेशन बना के दे दो। तो ऑडिटर ने रिप्रेजेंटेशन बना के दे दिया। अब जब ऑडिटर ने रिप्रेजेंटेशन बना के दे दिया है, तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का ड्यूटी है कि इसे शेयर होल्डर्स में सर्कुलेट करे, अगर कर सकता है, अगर समय है, अगर प्रैक्टिकेबल है। लेकिन अगर बोर्ड को लगता है कि इट इज इम्प्रैक्टिकेबल टू सर्कुलेट विद इन द प्रिस्क्राइब्ड टाइम, तो फिर क्या होगा, ऑडिटर को बोलेगा भाई साहब आप तो पढ़ के सुना देना यार अपनी बकवास जो करनी है, और इंस्पेक्शन के लिए सबके लिए रख देंगे, तो जो पढ़ना चाहे पढ़ लेगा, जो आपको सुनना चाहे सुन लेगा, आप चिंता क्यों कर रहे हो। तो ऑडिटर ने बोला ठीक है, लेकिन अगर बोर्ड इस चीज के लिए भी मना करता है तो बोर्ड नहीं कर सकता। लेकिन अगर वो एनसीएलटी 1 में जाके एप्लीकेशन देता है कि भाई साहब ऑडिटर का रिप्रेजेंटेशन लेटर अपनी पावर्स का अब्यूज करने के लिए है, और एनसीएलटी इस बात से सहमत हो जाता है, तो फिर आदेश दे सकता है, जैसा भी वो जीन्स फिट नहीं डीम्स फिट, जो उसको ठीक लगता है वैसे आदेश देगा। और उन आदेशों में क्या होता है कि भाई साहब इसको कोई जरूरत नहीं है, कोई जरूरत नहीं है, दफा करो इसको, कोई जरूरत नहीं रिप्रेजेंटेशन की। एक आखिरी सेक्शन है, सबसेक्शन 5, 140 सबसेक्शन 5। सेक्शन 140 सबसेक्शन 5, सेक्शन 140 सबसेक्शन 5, ये क्या बोल रहा है, अगर ऑडिटर फ्रॉडुलेंट मैनर में एक्ट करता है, फ्रॉड वाला सेक्शन, फ्रॉडुलेंट मैनर, तो क्या होगा। अगर फ्रॉडुलेंट मैनर में अगर कोई ऑडिटर काम कर रहा है तो उसको निकाल देंगे यार, सेक्शन 140 में अपन रिमूवल रेजिग्नेशन धक्के ही तो मार रहे हैं, तो कोई नई बात तो होगी नहीं। लेकिन ये तो समझ आ रहा है कि अगर फ्रॉड किया तो उसे निकाल देंगे। प्रोसीजर क्या होगी, अगेन वही बात आती है कि इसकी क्या प्रोसीजर है, तो सुनो। एनसीएलटी है नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल। मैं ऐसा मान के चलो एनसीएलटी का फुल फॉर्म तो आपको पता है। हाँ, अगर एनसीएलटी को ऐसा लगता है, अगर सुनो ध्यान से सुनना, अगर प्रोविजन यहां से स्टार्ट होता है कि एनसीएलटी को ऐसा लगता है, इसका मतलब सो जा मोटू, सो मोटू। अगर एनसीएलटी को ऐसा लगता है, या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट एप्लीकेशन देती है कि यार यहाँ पे गड़बड़ चल रही है और ये ऑडिटर भी बदमाशियों में लगा हुआ है, तो तुमको नजर नहीं आ रहा है, एनसीएलटी को एप्लीकेशन दे रही है, या फिर कोई भी अदर पर्सन who is concerned to the company, वो एप्लीकेशन देता है किसको, एनसीएलटी को। ध्यान से सुनना, एनसीएलटी को एप्लीकेशन मिला कि साहब इस कंपनी में तो बहुत फ्रॉड चल रहा है, तो एनसीएलटी ने बोला चिंता क्यों कर रहे हो, ऑडिटर भी तो है। तो ये लोग बोल रहे हैं अरे ऑडिटर भी तो हरामखोरी दिखा रहा है, वो उनके साथ मिला हुआ है और वो फ्रॉड में पक्का भागीदार है। एनसीएलटी को अगर खुद से लगता है, या फिर केंद्र सरकार ने बोला एनसीएलटी तो कर क्या रहे, बोले क्या हो गया जनाब, वो उधर देखो बदमाशी चालू है उधर ऑडिटर का। और या फिर किसी भी पक्षकार ने जो कंसर्न है कंपनी से, जैसे मान लो कि मैं डिवेंचर होल्डर हूं, ध्यान से सुनना, एक अच्छा और टेक्निकल और एग्जाम में आने लायक सबसेक्शन है, जो छुपा हुआ होता है ना रुस्तम, वो है। अगर मान लो कि हम क्या हैं, डिवेंचर होल्डर्स हैं, आपको पता है कि डिवेंचर होल्डर्स फ्लोटिंग चार्ज पर होते हैं, इतना आइडिया है आपको। डिवेंचर होल्डर्स जो होते हैं वो फ्लोटिंग चार्ज पर सिक्योर्ड होते हैं, इतना जानते हैं क्या। अच्छा, अगर कंपनी क्या कर रही है कि वो चार्ज अगर
कंपनी का फ्लोटिंग चार्ज अगर कम हो जाता है तो क्रिस्टलाइजेशन ऑफ चार्जेस सुने हो क्या? नो सर, ओ तेरी, यस यस। ये जो मैं डिस्कस करूंगा ना, ये एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, ध्यान से सुनना। क्वेश्चन ये आया था कि एक कंपनी के डिवेंचर होल्डर्स बहुत परेशान थे क्योंकि कंपनी सारी एसेट्स बेची जा रही है, तो उनको ऐसा लग रहा है कि हमारे रिडेम्पशन के लिए इनके पास पैसा ही नहीं बचेगा, और ना ही इन्होंने कोई डीआरआर बनाया, डिवेंचर रिडेम्पशन रिजर्व, जो बनाना चाहिए था वो नहीं बनाया। और क्योंकि कंपनी इन इन सब कामों का पालन नहीं कर रही है, 2 साल से सर हम देख रहे हैं, और ये ऑडिटर भी क्या है कि ऑडिटर भी कमेंट ही नहीं कर रहा है, एकदम क्लीन ऑडिट रिपोर्ट दे रहा है, जबकि क्वालिफिकेशन लगाना चाहिए, एडवर्स ओपिनियन देनी चाहिए सर, कुछ भी गलत, कुछ भी सही नहीं चल रहा है यहाँ पे, लेकिन ये ऑडिटर भी इनका साथ दे रहा है सर। तो अगर ये कंसर्न पर्सन है यार, इसका पैसा फंसा हुआ है डिवेंचर होल्डर का, तो तो फिर उसने बोला इन्होंने एनसीएलटी को एप्लीकेशन दी, तो अब आप बताओ कि क्या क्या उपचार है। अपन बोलेंगे भाई साहब ऑडिटर को लात मार के बाहर करेंगे, उपचार क्या है? और एनसीएलटी कंपनी को आदेश देगा कि भाई तुम नया ऑडिटर अपॉइंट करो। इतनी सी तो बात है, होगा क्या? अगर मान लो एनसीएलटी संतुष्ट हो गया, एनसीएलटी इस बात से संतुष्ट हो गया कि ऑडिटर जो है बदमाश है, ऑडिटर बदमाश है मतलब फ्रॉडुलेंट मैनर में काम कर रहा है, फ्रॉडिया है सारा, ऑडिटर भी इनके साथ में मिला हुआ है, बहुत अच्छी बात है। तो कंपनी को क्या बोलेगी? डायरेक्शन देगी या ऑर्डर देगा एनसीएलटी? क्या ऑर्डर देगा? ऑडिटर बदलो, चेंज द ऑडिटर। वो क्या बोलेंगे? ऑडिटर को चेंज करो। ठीक है। और जो ऑडिटर काम कर रहा था ना, बदमाशी कर रहा था, उस ऑडिटर जिसको निकाला है, जो है ऑडिटर जिसको निकाला है, वो 5 साल के लिए किधर भी ऑडिट नहीं कर सकता। 5 साल के लिए वो डिस्क्वालीफाई हो गया। ना सिर्फ इतना, सेक्शन 447 में फ्रॉड को लेकर जो प्रोविजंस है ना, जो पनिशमेंट प्रोविजन है, वो सारे उस पर अट्रैक्ट हो जाएंगे। अगर ऐसा हुआ तो 5 साल तक वो बंदा किसी कंपनी में ऑडिट नहीं कर सकता, यानी कि 5 साल से धंधा। अरे भाई, कंपनी में काम कर रहे हो आप, आपको शर्म आनी चाहिए। आपका आप पे ये बेचारे सारे मालिक आप पे विश्वास करके आपको पैसे दे रहे हैं, और आप रिश्वत ले रहे हो इन्हीं के नौकरों से, और इनको गलत रिपोर्ट दे रहे हो। थोड़ी तो शर्म कर लो यार। इतने कितने गिरे हुए लोग हो तुम लोग, साला चार्टर्ड अकाउंटेंट बन गए जो बनते समय इतनी मेहनत करी थी, और अब फालतू का पैसा खाना चाहते हो। मेहनत करके आप पैसा खाओ। और एनसीएलटी को या तो खुद से लगा, या फिर केंद्र सरकार ने एप्लीकेशन दिया, या फिर एप्लीकेशन दिया किसी भी कंसर्न पार्टी ने, तो एनसीएलटी निर्देश देगा जैसा भी उसको ठीक लगा। अगर एनसीएलटी संतुष्ट होता है इस बात से कि हाँ, जो वो लोग कह रहे हैं फ्रॉड में इन्वॉल्वमेंट इसका है, तो कंपनी को डायरेक्शन देगा कि एक काम करो, अपने ऑडिटर को बदलो। देखो, कंपनी भी तो मिली हुई थी, जब सरकार से आदेश आता है ना, इसे हटाओ दूसरा बैठाओ, तो सब टाइट हो जाता है। उनको पता है कि अब जो बंदा आने वाला है वो सरकार के हिसाब से काम करेगा, और सरकार के पास भी कहानियां पहुंचने वाली हैं, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। तो फिर एक अंदर से वो हो जाएगा कि यार, जैसे ईडी ईडी का वो नहीं था कि चेयरमैन बदलो, फिर चेयरमैन नया आएगा, तो चीजें ऐसे हो जाती है। चलो, अब इसमें एक छोटा सा ट्विस्ट, ट्विस्ट तो क्या है, छोटा सा प्रोविजन है। अगर एप्लीकेशन सेंट्रल गवर्नमेंट ने दी थी ना, तो उस सूरत में ऑडिटर को सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करेगी विद इन 15 डेज। अगर एनसीएलटी सेटिस्फाई है कि गवर्नमेंट तुम भी सही बोल रहे हो, अगर एनसीएलटी सेटिस्फाई है, तो एप्लीकेशन के 15 डेज के अंदर तो ऑर्डर करेगा किसको? ऑडिटर को,
कि तू भाई अब काम करना कर दे बंद, और सीजी जो है अनदर ऑडिटर, अरे यार, ऑडिटर अपॉइंट करेगी। हाँ सर, रिश्वत देने वाले को भी पनिशमेंट देना चाहिए। नहीं नहीं, रिश्वत देने वाले को क्यों पनिशमेंट दो यार, वो तो बेचारा आपका घर चलाने के लिए पैसे दे रहा है, चोट्टे तो आप हो। वैसे पता है पनिशमेंट होती है दोनों साइड से, 447 में दोनों को पकड़ लेते हैं। सर चेंज मतलब कि अगर पैसा नहीं मिला तो वो चेंज के थ्रू अपना पैसा बना लेंगे। ये यार, ये अपन कहाँ ये सब पे क्यों, अपन तो ये देखो 4 नंबर कैसे आएंगे बस। ये तो मैं आपको टेक्निक सिर्फ याद करने के लिए बता रहा हूँ, आप इसमें पैसे बनाने पे मत सोचो अभी। ठीक है जी, अभी इसको आप बस, मैं समझ के चल रहा हूँ कि आप साथ साथ लिख रहे हैं। कविता इंद्रजीत, आपका हो गया है। अच्छा, क्लियर भी है, आसान है ना। भाई देखो, सबसेक्शन 5 क्या कह रहा है, सबसेक्शन 5 वो सारे प्रोविजन से हटके और आगे से बात कर रहा है कि शेयर होल्डर हटा रहे, ये हटा रही है, आपस की कुत्ता खानी खत्म हो गई। अभी यहाँ पे क्या है कि मेन, अगर ऑडिटर ही फ्रॉड में इन्वॉल्व पाया गया तो, ऑडिटर फ्रॉड में इन्वॉल्व पाया गया, और अगर एनसीएलटी को लग रहा है या केंद्र सरकार को केंद्र सरकार ने एप्लीकेशन दी, केंद्र सरकार के एप्लीकेशन से अगर एनसीएलटी जो ट्रिब्यूनल है अपना वो संतुष्ट हो जाता है, तो विद इन 15 डेज ऑडिटर को बोलेगा काम धाम बंद करो, सेंट्रल गवर्नमेंट ऑडिटर अपॉइंट करिए, चलो दफा हो जाओ तुम। किसी भी अन्य व्यक्ति ने अगर एप्लीकेशन दी है या सुओ मोटू उसको लगता है, तो उस सूरत में वो कंपनी, वो क्या करेगा भाई, सुओ मोटू लगता है उसको, खुद से लगता है या फिर अदर कोई पर्सन जो कंसर्न है वो एप्लीकेशन देता है और एनसीएलटी संतुष्ट होता है कि ऑडिटर फ्रॉड में लगा हुआ है, तो फिर वो डायरेक्शन या ऑर्डर देगा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को कि यार अपना ऑडिटर बदलो। और ऐसा बदला हुआ ऑडिटर, उसका कार्यकाल कितना होगा, अगली एजीएम तक होगा, फिर शेयर होल्डर्स आके देखेंगे अपना हिसाब किताब पूरा। ठीक है। 447 भी है, यस मैं भूल गया था। पनिशमेंट प्रोविजन, ऐसे ऑडिटर को पनिशमेंट, क्या मैंने लिखा नहीं क्या, हाँ ऐसे को पनिशमेंट लगेगी। पनिशमेंट क्या लगेगी कि 5 साल तक अब वो उसको अछूत बना दिया जाएगा कि साले अब तू ना, अब 5 साल तक कर ही नहीं सकता, कुछ कुछ नहीं कर सकता, मतलब किसी कंपनी का ऑडिट नहीं कर सकता, डिस्क्वालिफिकेशन अट्रैक्ट हो जाएगी। न सिर्फ इतना, सेक्शन 447 में जो वो पुलिस वाले लटके ऊपर अपने डंडा होता है उसमें तेल लगा के आते हैं और एकदम जुप वाला होता है ना, तो वो इसको घुमा घुमा के मारेंगे कि आ साले बताते हैं। ऐसे लोग दुनिया में सबसे बुरे लोग होते हैं, जो अब वो बोलते हैं ना कि खाते खाते कहाँ के हो और गाते कहाँ के हो। तो ऑडिटर खाता किसका है, मेंबर्स का, शेयर होल्डर्स का। तो आप भी जब बड़े हो जाएंगे, जब आप सीए बनेंगे, मैं बिल्कुल भी गलत कागज पे साइन नहीं करता, इसलिए मेरी प्रैक्टिस बहुत कम है। लेकिन आप भी ऐसा करना, एथिकल बनना चाहिए अपने को जीवन में। तो पैसे कम बनते इनिशियली, लेकिन जब आपका नाम बनता है ना तो पैसे अपने आप बनना शुरू हो जाता है। और पता है, ईमानदार बंदे को तो रिश्वत भी अच्छी मिलती है, नहीं तो 200 500 रुपए में कहाँ बिकना है यार। इतना बड़ा कोर्स कर रहे हैं तो रिश्वत तो बड़ी होनी चाहिए। उसके लिए 10 साल ईमानदार रहो, उसके बाद आपको ईमानदारी की ही आदत पड़ जाएगी, और उसमें फिर पैसे बहुत अच्छे मिलता है। रेपुटेशन बनाने के लिए थोड़ा लालच छोड़ना पड़ता है। और ये सबसे गंदी चीज है कि अगर वो बंदे आपका घर चला रहे हैं, आप उन्हीं का घर उजाड़ रहे हो यार। शेयर होल्डर्स ही तो आपको पैसे देने वाले हैं अपने प्रॉफिट में से निकाल के, डायरेक्टर तो नौकर है, उन्होंने आपको थोड़ा सा लालच दिखाया, आप फैल गए। हमें वो गंदा इंसान नहीं बनना है। सीए बनना इज नॉट इम्पोर्टेंट, अच्छा इंसान बनना, एक अच्छा सीए बनना इज इम्पोर्टेंट। चलो, तो ये सबसेक्शन 5 इज ओवर, 140 सबसेक्शन 5 इज ओवर। तो हमारे 2 सेक्शन हो गए हैं, 3 हो गए थे, एक हमने रिम्यूनरेशन भी कर लिया था, यस। 3 सेक्शन कर दिए हैं, कोई छोटी मोटी बात नहीं है। अब हम सेक्शन 141, दैट इज क्वालिफिकेशन एंड डिस्क्वालिफिकेशन।
ऑफ ऑडिटर। 142 हमारा हो गया रिम्यूनरेशन। रिम्यूनरेशन के बारे में हमने क्या बात किया था कि जो अपॉइंटिंग अथॉरिटी होगी वही रिम्यूनरेशन तय करेगी। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने किया तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स तय कर देंगे, शेयर होल्डर्स ने किया तो शेयर होल्डर्स तय कर देंगे। रिम्यूनरेशन के अंदर अदर एक्सपेंसेस, जैसे मान लो मेरी फीस तय हुई 20,000 रुपए और मेरा आने जाने का भाड़ा, तो आने जाने का भाड़ा उस 20,000 से अलग होगा। कोई भी अदर एक्सपेंसेस है, कोई अदर प्रोफेशनल सर्विसेज दे रहा हूं तो मेरी ये जो ऑडिट फीस अदर प्रोफेशनल सर्विसेज से अलग मानी जाएगी। बात समझ में आ रही है? यस। जैसे मान लो कि मैंने आपकी कंपनी का ऑडिट किया तो मैंने ऑडिट फीस 20,000 ली। अब मैं आपका रिटर्न भी फाइल कर रहा हूं तो मैंने बोला इसके 5,000 और लगेंगे। आप बोलोगे अच्छा ठीक है 15,000 ऑडिट के 5,000 इसके। मैंने कहा नहीं, ऑडिट फीस 5,000 है, अदर प्रोफेशनल सर्विसेज दूंगा तो उसके पैसे अलग से चार्ज करूंगा, क्योंकि मैं बड़ा हरामखोर हूं तो फिर मैं पैसे नहीं छोड़ने वाला हूं। ठीक है, चलो। रिम्यूनरेशन के बाद सेक्शन 143 पावर्स एंड ड्यूटीज बचा है अपना। 144 प्रोहिबिटेड एक्ट्स। सेक्शन 144 में ना, अब मेरे को वो चलाना नहीं आ रहा, रुको, मेल कहां से खुली, एक सेकंड रुकना ना। वो आप सब किसी के पास मॉड्यूल तो है ही है ना? यही है क्या? यस, गजब यार, सीख गया फाइनली। मैं मॉड्यूल आज लेकर आया था इधर, क्योंकि क्या है नोट्स पे मैं बता रहा हूँ ना, तबीयत थोड़ी सी ढीली चल रही है तो उसको मैं अपडेट नहीं कर पा रहा हूँ, ना करवा पा रहा हूँ, समय नहीं दे पा रहा हूँ मतलब। तो फिर मुझे लगा कि कुछ तो मैं लेकर चलता हूँ आपके लिए, कि मैं आपका वो कर पाऊँ। अरे यार इतना सारा पीछे है। चलो, अब देखो सेक्शन 144 क्या कह रहा है। थोड़ा सा ये चीजें स्पीड में हो जाएंगी क्योंकि अब ये सारे एवरीथिंग इज एथिकल अंटिल यू आर कॉट। आप आपका कहना सही है कि सब कुछ एथिकल होता है जब तक कि आप पकड़ में ना हो, लेकिन आपको तो पता है ना कि आप अनएथिकल हैं तो बस वो अनएथिकल है। ठीक है, नथिंग इज एथिकल। अगर एथिकल वो नहीं है तो फिर वो एथिकल नहीं है। खैर, अपने अपने व्यूज हैं। डीपीडीवी डीपीडीवी डिफरेंट पीपल डिफरेंट व्यूज। डीपीडीवी देखो, अपन बात करें सेक्शन 144। मैं यहां से आपको बताता हूं कुछ अच्छा। तुझा मजा लग्नाचा, तुझा मजा लग्नाचा फटाका फुटला, हे ला 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 ला। मिल नहीं रहा, आया 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 आया। ये अपने ऑडिटर टेंडर, ये ऑडिटर नॉट टू रेंडर सर्टेन सर्विसेज। ऐसी कौन सी सर्विसेज हैं जो प्रोहिबिटेड हैं? तो ऐसे करके ना इन्होंने एक लिस्ट दी है। एन ऑडिटर अंडर दिस एक्ट अपॉइंटेड प्रोवाइड द सच अप्रूव्ड बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, ये वो सब। मतलब उसको क्या क्या सर्विसेज देनी है उसके लेटर ऑफ एंगेजमेंट में होता है कि आपको ये और ये काम करना है, आपको ये और ये काम करना है। बड़ी अच्छी बात है। लेकिन लॉ ने स्पेसिफिकली मना किया है कि डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ये काम नहीं होना चाहिए। इनडायरेक्टली का मतलब क्या है कि जैसे मैं ऑडिटर हूं, मेरा कोई रिश्तेदार कर रहा है, मेरा भाई कर रहा है, मेरी मेरी एक पार्टनरशिप फर्म है, हम ऑडिटर की फर्म है, मेरा एक पार्टनर कहीं और भी पार्टनर है तो उसकी पार्टनरशिप फर्म कर रही है, तो इनडायरेक्टली, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली मतलब मेरा कोई भी कनेक्शन है, मेरा कोई भी कनेक्शन है और उस कनेक्शन में इनमें से कोई काम हो रहा है तो अब मैं उस कंपनी की ऑडिट नहीं कर सकता। और ये काम आपको याद करने हैं, दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है।
क्वेश्चन जनरली नहीं आता है, लेकिन एक 4 नंबर का हो सकता है। बताओ बच्चों, बताओ कोई 6 ऐसे काम बताओ जो ऑडिटर नहीं कर सकता। ऑडिटर नॉट टू रेंडर सर्टेन सर्विसेज, कौन कौन सी हैं? अकाउंटिंग, बुक कीपिंग सर्विसेज। ध्यान से सोचो, अगर मैं ही खाते बनाऊंगा और मैं ही उसको जांचूंगा, तो क्या मैं किसी को बताऊंगा कि मैंने खाते गलत बनाए? कैसी बकवास बात करते हैं, पहली बात। दूसरी बात, इंटरनल ऑडिट। इंटरनल ऑडिट क्या होता है? इंटरनल ऑडिट मतलब मैनेजमेंट की प्रॉपर मदद होती है। अपन बात करेंगे क्योंकि अभी अपन ने पढ़ा नहीं है, ठीक है भाई। जैसे मैनेजमेंट होता है तो मैनेजमेंट को समझाते हैं कि भाई साहब ऐसे बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाओ, ऐसे बनाओ, ऐसे बनाओ। यानी कि अगेन बनाने वाले भी हम और चेक करने वाले भी हम। तो लॉ ने बोला इंटरनल ऑडिट भी तुम नहीं कर सकते। बुक्स ऑफ अकाउंट्स अगर मेंटेन आपने किए हैं, जैसे ऐसा होता है ना कि यार ये वाली कंपनी का अकाउंटिंग का काम हमारे पास है, तो हम उसके स्टैट्यूटरी ऑडिटर नहीं बन सकते। ये वाली कंपनी का इंटरनल ऑडिट हमारे पास है, यानी कि इनडायरेक्टली अकाउंटिंग का काम ही है, अन्य शब्दों में कह लो। तो भी बोला कि साहब आप इसके स्टैट्यूटरी ऑडिटर नहीं बन सकते। अरे इनके फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन सिस्टम जो इनका पूरा है, उसका डिजाइन ही हमने करा है, तो हम कमेंट कैसे कर पाएंगे कि यार इनका सिस्टम में गड़बड़ है यार? मतलब मैं आपको कोई टेक्निक नहीं बता रहा हूं, ये आपको रटना ही है, लेकिन थोड़ा सोचेंगे तो याद रखने में थोड़ा आसान हो जाएगा कि यार कुछ चीजें ऐसी होंगी जो मेरे को भी नहीं समझ आएगी, यार इसको रट लो। एक्चुरियल सर्विसेज, एक्चुरियल सर्विसेज कौन देता है? वो एक्चुरियल सर्विसेज समझते हैं आप? कौन समझता है बताना जरा। इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी सर्विसेज है, मैं एक्चुरियल के लिए रुका हूं, बाकी आगे निकाल रहा हूं। इन्वेस्टमेंट बैंकिंग सर्विसेज, रेंडरिंग आउटसोर्स फाइनेंशियल सर्विसेज, ये भी वहीं से बात आ रही है। मैनेजमेंट सर्विसेज एंड अदर काइंड ऑफ सर्विसेज एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड। तो ये 8 सर्विसेज हैं, ये 8 में से कोई 4, 5, 6 आपको पता होनी चाहिए, और 4 पहले 1 से लेकर 4 तो एक्चुरियल सर्विसेज तो तक अगर आपको पता है, तो फिर इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी सर्विसेज हो या बैंकिंग सर्विसेज हो, ये 2 6 हो जाते हैं। उसके बाद आउटसोर्स फाइनेंशियल सर्विसेज और मैनेजमेंट सर्विसेज फिर वही है। एक्चुअली नहीं होता, एक्चुअली अरे गूगल करो यार, इंश्योरेंस वाले। किसी को आइडिया है क्या? ओ तेरी, अरे मैं तो बता दूंगा, आई एम जस्ट आस्किंग। गूगल करो बे, गूगल करो, गूगल गूगल गूगल। ट्रिक टू रिमेंबर दैट माफिया, ट्रिक टू रिमेंबर बी किधर है पर? बैंकिंग से। अच्छा, अरे यार देखो, ये जो ट्रिक्स होती है ना, दीज आर नॉट ट्रिक्स, दीज आर दीज आर इस तरह की ट्रिक्स कि हम लोग मूर्ख बन जाते हैं। कारण क्योंकि हम सब जगह ट्रिक्स याद रख लेते हैं। अगर आप चीजों को ना, आप चीजों का हलवा मत वो समझो, आप चीजों को जिस दिन समझ गए ना, चीजें अंदर से निकल के आएंगी। अभी जैसे अपन को समझ में आ रहा है कि यार कौन सी सर्विस नहीं दे सकता, तो अगर बुक्स ऑफ अकाउंट्स वही बना रहा है तो उसको मत मत यार। दूसरा कि यार इंटरनल ऑडिट भी वही कर रहा है तो उसको मत, क्योंकि स्टैट्यूटरी ऑडिटर का भी वही काम है। अरे इंफॉर्मेशन सिस्टम और फाइनेंशियल कंट्रोल वो सारा वही कर रहा है, तो इस सिस्टम पे हम क्वेश्चन मार्क कैसे लगाएंगे? खुद नहीं बनाए। मैनेजमेंट सर्विसेज में लगा, एक्चुरियल सर्विस। अब ये 2-3 पॉइंट्स हैं जो लिंक नहीं कर पाएंगे अपन, क्योंकि हम उनके बारे में बहुत ज्यादा नहीं जानते हैं। तो 2-3 पॉइंट्स आप याद कर लो। इन्वेस्टमेंट, अभी देखो ना, इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी सर्विसेज, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग सर्विसेज, आउटसोर्स फाइनेंशियल सर्विसेज। कहानियां तो वही हैं, सारी की सारी वही हैं कि भाई कहीं ना कहीं ऑडिटर को बोला है कि भाई साहब आपको ट्रू एंड फेयर व्यू देना है, खुद की चीज को गलत कहना बड़ा औखा हो जाता है, मुश्किल हो जाता है। बराबर है क्या? यस। किसी ने यहां पर दिया है कि साहब वे ऑफ डिटरमाइनिंग असेसिंग प्लानिंग द फाइनेंशियल इंपैक्ट ऑफ रिस्क बाय द कंपनीज। तो इंश्योरेंस होते हैं, एक्चुरियल आता है, उसका वैल्यूएशन करता है, कितना प्रीमियम होने वाला है। तो ये बहुत लंबा चौड़ा गेम है, तो इसको, इसके लिए हम सिर्फ इस वर्ड को याद रखें, दिमाग में ना लगाए, ठीक है? अच्छा, कितने लोग इसमें से 4 पॉइंट बड़े आसानी से पकड़ के निकाल सकते हैं? 4 से 6, 4 से 6। बुक कीपिंग सर्विसेज का तो बुक कीपिंग, इंटरनल ऑडिट, मैनेजमेंट सर्विसेज, इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल या फाइनेंशियल जो इनका है डिजाइनिंग एंड इंप्लीमेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन सिस्टम,
ये 4 पॉइंट्स तो सीधा सीधा ये बता रहे हैं कि इन्हीं चीजों को हम चेक करने आ रहे हैं, तो हम ये ना करें। उसके बाद 2, एडवाइजरी और बैंकिंग सर्विसेज, इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी और इन्वेस्टमेंट बैंकिंग सर्विसेज। कितने लोग को ऐसा लग रहा है कि ये आप कर पाएंगे? क्योंकि देखो अभी अभी मैं आपको डिस्कशन कर रहा हूं, मैं छोड़ दूंगा, फिर फरवरी खत्म होगा, कोर्स खत्म होगा, मार्च आएगा, रिवाइज करेंगे, फिर उस समय आप जैसे ये पेज को खोलेंगे ना और जैसे ही पढ़ना चालू करेंगे, तब आपको अगर ये बात याद आई कि यार वो लिंक करना था कि खुद ही कर रहे हो और खुद ही करने आ रहे हो, खुद कर चुके हो और खुद चेक करने आए हो, ऐसा ना करे यार। तो ये 4-5 पॉइंट वो हैं, और 2 एडवाइजरी एंड बैंकिंग सर्विसेज वाला जो इन्वेस्टमेंट वाला है वो आप याद रखें। 6 सर्विसेज आपको याद होनी चाहिए। अगर इतना समझ में आता है, सेक्शन 144 इज ओवर। देखा, आज का एक सेक्शन हमने यूं खत्म किया। आप आते हैं 2 किए, 142 को भी मैंने बोला था ना आज गिनेंगे। हाँ, 2 सेक्शन किए हमने खत्म। अब देखो ये इन्होंने सर्विसेज वापस से दिया है मॉड्यूल में। अब ये बोला है कि भाई साहब डायरेक्टली और इनडायरेक्टली क्या, तो इनडायरेक्टली उसमें बोला है कि खुद, डायरेक्टली में तो खुद हो गया, उसका रिलेटिव, उससे कोई कनेक्टेड पर्सन, फर्म है तो पार्टनरशिप फर्म, पार्टनर, पेरेंट फर्म, उसकी सब्सिडरी, उसकी एसोसिएट, उसकी होल्डिंग, यानी कि डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कैसे। मैंने एक शब्द में क्या खत्म किया, कहीं से उसका कोई कनेक्शन ना हो। तो ये कनेक्शन एक बार गो थ्रू कर लेना, ज्यादा एग्जाम में पूछे जाने की संभावना नहीं है, लेकिन हाँ टेक्निकल क्वेश्चन बनेगा, और टेक्निकल क्वेश्चन अपन ने अपने क्वेश्चन शीट में लिया है, तो उसके ऊपर डिस्कस करेंगे तो क्लियर हो जाएगा। सेक्शन 145, छोटी सी बात, न टेढ़ी न मेढ़ी। कौन साइन करेगा ऑडिट रिपोर्ट पे, तो ऑडिटर करेगा। अगर ऑडिट फर्म है तो कोई भी पार्टनर जो ऑथोराइज है वो साइन कर देगा। अगर, अच्छा, ऑडिटर क्या करेगा, उसको, रुको मैं कलर बदल दूं, साइन कर देगा। अब अगर ये जो रिपोर्ट है, देखो यहां आते हैं, इधर आपका ना इधर ध्यान होता है तो आप पढ़ने पढ़ने में लग जाते हो। यहां देखो खाली है 145, ऑडिटर टू साइन ऑडिट रिपोर्ट, ऑडिटर टू साइन ऑडिट रिपोर्ट। ऑडिट रिपोर्ट को कौन साइन करेगा, ऑडिट रिपोर्ट को ऑडिटर साइन करेगा। ऑडिटर अगर प्रोप्राइटरशिप है तो ऑडिटर खुद साइन करेगा, लेकिन अगर प्रोप्राइटरशिप नहीं है तो उस पर कोई भी पार्टनर साइन करेगा जो ऑथोराइज है। एनी पार्टनर ऑथोराइज्ड में साइन। अब ऑडिट रिपोर्ट जो होगी आपकी, दो तरह की हो सकती है, या तो क्लीन ऑडिट रिपोर्ट होगी या फिर मॉडिफिकेशन होंगे। जब मॉडिफिकेशन होते हैं तो अपन बोलते हैं कि साहब मॉडिफाइड है, या फिर उसको क्या बोलते हैं अपना, एडवर्स है, या डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन दे देता है कि भाई साहब छोड़ो, ठीक है, डिस्क्लेमर पे भी मत जाओ। एडवर्स और मॉडिफिकेशन की बात करें, अगर कोई भी कमेंट वगैरह कुछ है तो आप प्रैक्टिकली सोचना। देखो आप लिंक करेंगे अपन, शेयर होल्डर्स की मीटिंग हमने पढ़ी। देखो जैसे आप कहानी को लेकर आओगे ना तो आपको पूरा नजर आएगा कि अच्छा ये सीन है। सुनो, हमने मीटिंग पढ़ी थी, मीटिंग के अंदर हमने बात किया था एनुअल जनरल मीटिंग, एक मीटिंग होती है, हर साल होती है, बहुत अच्छी बात है। उसमें क्या करते हैं, ऑडिटर का कार्यकाल खत्म होगा तो रीअपॉइंट करेंगे। इसका मतलब क्या होता है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट तैयार किए जा चुके हैं और उसमें लिखा होता है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट को अडॉप्ट किया जाएगा। अडॉप्ट मतलब फाइनल होने के बाद एनुअल जनरल मीटिंग में रखे जाएंगे, न सिर्फ फाइनल होने के बाद बल्कि ऑडिट होने के बाद भी। भाई सीधी सी बात है, शेयर होल्डर्स सारे एजीएम, एजीएम मतलब जलसा होने वाला है, हर साल में एक बार होती है, तो ये पहुंच रहे, सारे शेयर होल्डर वहां पहुंचेंगे। जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने तैयार कर रखे हैं वो बोलेंगे येलो जी अडॉप्ट करो, तो बोलेगा एक मिनट, ऑडिट हुई क्या इसकी, ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट रखे जाएंगे एजीएम में, यस।
तो अब ये 145 क्या कह रहा है कि ऑडिटर तेरा ये सब हुआ, तूने साइन किया, हाँ किया, क्वालिफिकेशन वगैरह कुछ है, हाँ है, तो इसे सभा में सुनाया जाएगा, सभा में इसे पेश किया जाएगा, ध्यान रखना तेरे को आना है, कुछ याद करो। ऑडिटर को नोटिस दिया था ना, मीटिंग में बुलाया था अपन ने, यू हैव टू कम ऑडिटर, यू हैव टू कम इन द मीटिंग। सेक्शन 145 इज ओवर, खत्म। किथे गया ये ना, ये हाँ ये देखो, क्वालिफिकेशन, ऑब्जर्वेशन, कोई कमेंट वगैरह कुछ है, एडवर्स इफेक्ट डाल रहा है फंक्शनिंग पे, रीड बिफोर द जनरल मीटिंग और ओपन टू इंस्पेक्शन, इंस्पेक्शन के लिए खुला रखा जाएगा। तो ये कोई नई बात नहीं है आपको बताने के लिए, मालिक आएंगे, कुछ लोग चाय पीने चले गए, कुछ लोग सुन रहे हैं, तो अरे यार मैं सुन नहीं पाया, तो अब तो तेरी गलती है, तेरे को होना चाहिए था, नहीं नहीं मतलब क्या था, क्यों बताएं तेरे को, तो उसके बाद कंपनी बोले, वो मालिक है वो बोलेगा ले यार छोड़ना इसकी बकवास, लाओ इंस्पेक्शन के लिए कितने डॉक्यूमेंट्स उधर पड़े क्या, चलो उधर जाके देख लेता हूँ, तो वो इंस्पेक्ट कर लेगा कि यार ऑडिटर ने क्या कहानी कही है, ठीक है। उसके बाद आती है बात ऑडिटर टू अटेंड जनरल मीटिंग, दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। क्या ऑडिटर के लिए जनरल मीटिंग अटेंड करना कंपलसरी है, तो लॉ कहता है यस कंपलसरी है। एजीएम या सारी मीटिंग, ये मान लो एक साल में 25 मीटिंग होती हैं, आंसर करो फटाफट, आंसर करो फटाफट, आंसर करो फटाफट। एक साल में 25 मीटिंग हो रही है, क्या 25 की 25 मीटिंग ऑडिटर को अटेंड करना कंपलसरी है? आंसर करो यार, पहली बार तो क्वेश्चन पूछो इतने दिनों बाद, जब से मीटिंग खत्म हुआ है मैंने क्वेश्चन ही पूछा आपसे, डिविडेंड में पूछा था एक बार बस। जस्ट एजीएम, नो नो नो, जो लोग नो नो बोल रहे हैं क्या उन्हें लगता है वो सही बोल रहे हैं? ओनली एजीएम जो बोल रहे हैं क्या उन्हें लगता है वो सही बोल रहे हैं? जस्ट एजीएम, डोंट टेरिफाई, सिंपली करो जस्ट मोहब्बत। बताओ यार, अरे यस क्या, यस थोड़ी पूछा, हाँ एजीएम 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 ईजीएम, तो मेरे बाप, तो और कौन सी मीटिंग होती है, मैंने क्वेश्चन ही तो ये पूछा, इन यस यस, अरे यस क्या, मेरा सवाल है कि अगर एक साल, अच्छा अच्छा 25 की, अच्छा ये आपका आंसर है, एक साल में 25 एजीएम हुई है, तो 25 की 25, यार मेरा दिमाग ही आउट है, आपका यस जो आप बोल रहे हो आप सही तो बोल रहे हो, मैं कुछ और ही समझ रहा हूं, ठीक है, ओनली एजीएम। नोटिस पढ़ा था आपने, नोटिस, नोटिस में ऐसा लिखा था क्या कि यार सिर्फ एजीएम का नोटिस दिया जाता है, कि नोटिस पूरे जनरल मीटिंग के लिए था? यहां पे एजीएम लिखा है कि जनरल मीटिंग लिखा है? अरे यहां पर एजीएम लिखा है कि जनरल मीटिंग लिखा है, देखो फिर फिसल गए ना तुम लोग, अरे कैसा का है, क्या करते हो रे? ऑडिटर टू अटेंड जनरल मीटिंग का मतलब है कि ऑडिटर को सारी जनरल मीटिंग्स अटेंड करना है। इतना वेल्ला है क्या ऑडिटर? हाँ इतना ही वेल्ला समझ रहे हैं ये कंपनी लॉ वाले अपन लोग को, तो क्या करो, कुछ नहीं यार काका को भेज दो, काका आप चले जाओ, फालतू हो गया क्या, जाओ यार मीटिंग अटेंड करो, आप जाओ ना यार, आप ऑडिटर, अरे यार मैं एजीएम में जाऊंगा, काका को अपन भेज रहे हैं अपना ऑथोराइज रिप्रेजेंटेटिव बना के, क्यों भेज रहे हैं, कंपलसरी है वहां पे अटेंडेंस हमारी, इसलिए तो यहां पर ये नहीं लिखा है ऑडिटर टू अटेंड एनुअल जनरल मीटिंग, यहां पे क्या लिखा है ऑडिटर टू अटेंड जनरल मीटिंग, और यहां पे बोला सारे नोटिस कम्युनिकेशन ऑफ एनी जनरल मीटिंग शैल बी फॉरवर्डेड टू ऑडिटर ऑफ द कंपनी, ऑडिटर शैल अनलेस अदरवाइज एग्जेम्प्टेड बाय द कंपनी। अगर कंपनी ऑडिटर को माफ कर देती है कि अरे यार भाई साहब ये 25 एजीएम में फालतू काम में आने की जरूरत नहीं है, तो ऑडिटर क्या करता है कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से लिखवा लेता है कि चिट्ठी लिख दो यार कि आने की जरूरत नहीं है, खाली एजीएम में आ जाएंगे हम, तो जबरदस्ती तुम्हारे 4 पार्ले जी 1 चम्मच, क्या मतलब, अटेंड either by himself or through his authorized representative who shall also be qualified to
बी ऑडिटर एनी जनरल मीटिंग, यानी कि काका भी चार्टर्ड अकाउंटेंट होने चाहिए। तो काके को भेज रहे हैं ना अपन, काके ने बोला कि हाँ चले जाऊंगा, काका बिस्किट मिलेगा, अरे बिस्किट बता रहा है मैं भी सीए हूँ, ठीक है। तो ये सुमड़ी ऑडिटर शैल हैव राइट टू बी हर्ड इन मीटिंग, ये तो हम बात कर चुके हैं यार कि ऑडिटर को सुनवाई का अवसर दिया जाता है अगर उससे संबंधित कोई बात होती है। ये समरी दे दी इन्होंने, ये छोड़ो, ये वही बातें कर रहा है ये। आप सेक्शन पे आओ, देखो आप छोटी छोटी सी जगह गलतियां कर रहे हो, आपके सामने लिखा हुआ है यार ऑडिटर टू अटेंड जनरल मीटिंग। हमने जब नोटिस के प्रावधान पढ़े थे तो नोटिस जो था वो जनरल मीटिंग के लिए पढ़ा था अपन ने कि ऑडिटर्स को भी देना है, और जनरल मीटिंग में एजीएम भी आता है और ईजीएम भी आता है। आपको ऐसा लगता है कि यार ऐसे तो 100 ईजीएम होंगे यार, 100 ईजीएम में थोड़ी आ रहा हो। हाँ तो कंपनी एग्जाम्प्ट कर दे उसको, हाँ ये भी हो सकता है। तो कंपनी ने चिट्ठी लिख के दिया कि अच्छा मत आना, कंपनी बोलती है आना पड़ेगा, तो आना पड़ेगा तो फिर फीस बढ़ा दो तुम्हारी। अरे भाई वो कह रहे हैं तुम्हें हर मीटिंग में आना पड़ेगा, तो भाई हमारी फीस कितनी बताई हमने आपको मालूम है कि 25,000? नहीं 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 25,000 नहीं, 4,70,000 फीस है हमारी। बोलो आना है काम करना है आपका तो ठीक, वरना अपने घर में बैठो। साला तुम 100 मीटिंग करोगे, मैं आऊंगा जाऊंगा, मेरे पास और काम नहीं है, और मैं तुम्हारे पास आऊंगा तो कुछ तो काम छोड़ के आऊंगा, तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट तो होगी मेरी। कंपनी बोलेगी 470, पहले क्या बोला था 25,000। सर आप बताओ 25,000 में काम करो, आप क्या करो, सिर्फ एजीएम पे तो सर आ रही है क्योंकि वहां पे शेयर होल्डर्स आएंगे आपको चर्चा, हाँ वहां आ जाऊंगा। प्रैक्टिकली एक बात बताऊं तो वहां भी नहीं जाता है प्रैक्टिकली, नहीं मत, कुछ नहीं होता प्रैक्टिकल, ना 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 आप दिमाग लगा लोगे, नहीं 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 कुछ नहीं होता। तो ये कहानी है, क्योंकि मैं भी बहुत सारी कंपनीज का ऑडिटर आज तक नहीं अरे बाप रे। चलो तो अब अगर कंपनी ने माफ कर दिया तो अच्छी बात है, नहीं तो किसी ऑथोराइज रिप्रेजेंटेटिव को भेजो, और वो भी चार्टर्ड अकाउंटेंट होना चाहिए। न सिर्फ चार्टर्ड अकाउंटेंट होना चाहिए, वो ऑडिटर बनने के लिए एलिजिबल होना चाहिए। इसका मतलब सीए सीओपी होना चाहिए। वो मान लो चार्टर्ड अकाउंटेंट है लेकिन कहीं जॉब कर रहा है, उसको बोला शाम को जाए ही हो, ना 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 ये नहीं, क्योंकि एलिजिबल नहीं है। देखो ध्यान से देखना, दिस इज इंपॉर्टेंट, यहाँ पे क्वेश्चन बनता है। या तो वो या फिर उसका ऑथोराइज रिप्रेजेंटेटिव हु shall also be qualified to be an auditor। क्वालिफाइड टू बी एन ऑडिटर कौन होगा? सीए इन प्रैक्टिस ही होगा। तो ये है बड़ा छोटा पुच्चू सा सेक्शन है, लेकिन कुछ तो बात कह रहा है। क्लियर है? सेक्शन 146 ओवर, पनिशमेंट फॉर कॉन्ट्रवेंशन। देखा क्या सेक्शन पे सेक्शन हो रहे हैं। पनिशमेंट फॉर कॉन्ट्रावेंशन, चलो जी पनिशमेंट पे आ जाते हैं। पनिशमेंट पर फॉर कॉन्ट्रावेंशन वहां लिख लेते हैं, इतनी सारी कहानी पड़ेगा इनकी, ठीक है। सेक्शन 147 मैं आपको डिस्कशन करके चल रहा हूं, मॉड्यूल से ही पढ़ रहे हैं अपन इस पर्टिकुलर चैप्टर को। इस पर्टिकुलर चैप्टर को आपको मॉड्यूल से ही प्रिपेयर करना है, ठीक है। और मेरे ख्याल से आप बच्चे लोग कर रहे हैं। मॉड्यूल में कुछ एक एग्जांपल भी दे रखे ठीक ठाक। क्वेश्चन डिस्कशन जो होगा तब अपन तब की तब देखेंगे कि क्या करना है, लेकिन अभी मॉड्यूल से आपको गो थ्रू करना है। नेक्स्ट इज पनिशमेंट फॉर कॉन्ट्रावेंशन। पनिशमेंट फॉर, मैं आपसे अपेक्षा रखूंगा कि आप साथ साथ लिख लें। पनिशमेंट फॉर कॉन्ट्रावेंशन, कॉन्ट्रावेंशन बाय कंपनी। पहली बात, कॉन्ट्रावेंशन बाय कंपनी। क्या कॉन्ट्रावेंशन किया? 139 से 146 का कॉन्ट्रावेंशन किया। अपन ये सेक्शन क्या पढ़ रहे हैं? 147। ये सेक्शन कौन सा है जी? 147। तो 139 से 146 का कॉन्ट्रावेंशन किया है किसने? कंपनी ने। बहुत अच्छी बात है, बहुत इंक्लूसिव बताने की जरूरत नहीं है। कंपनी को पेनल्टी लगेगी 25,000, मैक्स 5 लाख। ये मैक्सी हो गया और ये मिनी हो गया। कंपनी को मिनिमम 25,000 रुपए और मैक्सिमम 5 लाख रुपए का फटका लगेगा अगर 139 से 146 का अगर अनुपालना नहीं की जाती है। ऑफिसर इन डिफॉल्ट
ऑफिसर इन डिफॉल्ट, साथ साथ लिखेंगे ना तो स्पेलिंग में दिक्कत, मतलब आपको वो समझ ऐसे कि ये क्या लिखा वो लिखा, उसमें दिक्कत नहीं आएगी। ऑफिसर इन डिफॉल्ट है तो ये 25,000, ये गरीब लोग हैं, 10,000 से 1 लाख रुपए तक का फटका, मिनिमम मैक्सिमम। ये तो कहानी खत्म हो गई जी कंपनी के लिए। ये पनिशमेंट प्रोविजंस किसके लिए हैं? ये पनिशमेंट प्रोविजंस कंपनी के लिए हैं। अब दूसरी बात आती है कि अगर ऑडिटर ने बदमाशी करी तो क्या? सबसेक्शन 2 एंड 3 में क्या है? अच्छा, सबसेक्शन 1 में ये था, सबसेक्शन 2 एंड 3 में क्या है कि अगर ये बदमाशी ऑडिटर ने करी, ऑडिटर ने कॉन्ट्रावेंशन किया, तो क्या होगा? तो ऑडिटर पे कितनी फाइन लगने वाला है? 25,000 रुपए, ये मिनिमम। 25,000 से 5 लाख रुपए, ज्यादा तो नहीं कर दिया मैंने? 1 2 3 4 5, ठीक है, 5 लाख रुपए मैक्स। अच्छा, इसमें और कंपनी में कोई फर्क नजर आ रहा है क्या? नहीं। लेकिन ऑडिटर है तो ऑडिटर के लिए अलग प्रोविजंस डाल, अलग उसने वो डाला है, तो इसके लिए वो कहना कुछ और चाहता है। वो क्या कहता है कि 5 लाख रुपए या फिर कम से कम 25,000, और मैक्सिमम साइड पे जाएंगे तो 5 लाख रुपए या फिर 4 टाइम्स ऑफ द रिम्यूनरेशन, 4 टाइम्स ऑफ रिम्यूनरेशन, whichever is whichever is lower, दोनों में से जो भी कम होगा, 4 गुना आपका ले लेंगे। क्या ले लेंगे? आपका 4 गुना आपका रिम्यूनरेशन। जो आप प्रैक्टिकली सोचो कि मान लो मेरी ऑडिट फीस है 6 लाख रुपए। कितनी फीस है? 6 लाख रुपए। तो 6 लाख का 4 गुना 24 लाख हो गया, 24 लाख। और 24 लाख और 5 लाख, विच एवर इज लोअर, 5 लाख, तो कम से कम 5 लाख का फटका मेरे को लगना ही है यहाँ पे। अब ये 25,000 की पिक्चर ही छोड़ दो, कम से कम 5 लाख का फटका मेरे को लगना ही है। ये डिपेंड करता है कि कितना सीवियर नेचर का फ्रॉड मैंने या बदमाश, कितने सीवियर नेचर का ये सब अपन ने किया है, बदमाशी किया है। क्योंकि सेक्शन 143 के अंदर पावर्स एंड ड्यूटीज में भी देखेंगे अंदर जाके पिक्चर क्या है, अभी अपन ने किया नहीं है ना। बात समझ में आ रही है? देख, ऑडिटर अगर ये प्रूव कर देता है कि भाई साहब जानबूझ के नहीं करा मैंने, ऑडिटर ये प्रूव कर देता है कि भाई साहब नोइंगली या विलफुली जानबूझ के मैंने काम नहीं करा है, कॉन्ट्रावेंशन नहीं किया है, आप गलत समझ रहे हो, तो लॉ कह रहा है बेटा तूने जानबूझ के नहीं किया है ना, इसलिए तेरे को माफ कर रहे हैं। अगर तूने जानबूझ के किया होता तो 4 टाइम्स की जगह कितना हो जाता? ये 8 टाइम्स हो जाता। 4 टाइम्स की जगह कितना हो जाता? 8 टाइम्स हो जाता। मैं एक काम करता हूं, मैं अलग से लिख देता हूं, नहीं तो फिर आप कंफ्यूज हो जाओगे। ये हो गया सबसेक्शन 2 एंड 3। अब प्रोविजो क्या कह रहा है? विलफुली अगर आपने किया है, विलफुली या नो विंगली, अगर ऑडिटर ने कॉन्ट्रावेंशन किया है, कौन कौन से सेक्शन का? 139, 144 और 145, ये 3 सेक्शंस का अगर ऑडिटर ने जानबूझकर, यही 3 सेक्शंस यहां भी हैं, 139, 144, 145। ऊपर क्या कह रहा है कि गलती से गलती हो गई तो भी आपको 25,000 से शुरू होगा और मैक्सिमम 5 लाख या 4 गुना आपका रेम्यूनरेशन, दोनों में से जो भी कम हो उतना ले लिया जाएगा। एक बात। दूसरी बात बोलता है कि अगर आपने जानबूझ के सब किया तो पेनल्टी, पेनल प्रोविजन जो होंगे वो शुरू तो 25,000 से ही होंगे कि यार 25,000 रुपए, अरे इसका रबड़ रबड़ कहाँ गया, 25,000 रुपए ये मिनिमम है, इतना तो लगना ही है। 5 लाख और 8 टाइम्स ऑफ रेम्यूनरेशन, 8 टाइम्स ऑफ रेम्यूनरेशन,
विच एवर इज लोअर। अब एक बात बताओ मुझे, अगर मान लो कि मेरी 25,000 रुपए रिम्यूनरेशन है, तो 25,000 का 8 गुना कितना हो गया? 25 चौक 100, 25 चौक 100, 2 लाख रुपए। तो मेरा फाइन 2 लाख रुपए से ज्यादा नहीं होगा, 2 लाख रुपए मैक्सिमम होगा। मैं कंफ्यूज कर रहा हूं क्या आपको? अच्छा, इसको खत्म करता हूं, फिर मैं आपसे बात करता हूं। प्लस 1 साल की सजा भी होगी, मैक्सिमम इम्प्रिजनमेंट एक्सटेंडेड टू 1 ईयर। अरे भाई, मैं आपको कंफ्यूज तो नहीं कर दिया हूं? अभी इतना ही नहीं, अभी और सुनो। नहीं नहीं सर, क्लियर है। अरे वाह, क्लियर है तो आगे बढ़ते हैं। अब अगर ऑडिटर ने ये सेक्शंस का उल्लंघन किया, देखो सेक्शंस कौन से, ध्यान से सुनना। सेक्शन 139, सुनो सुनो रुको। सेक्शन 139, 144, 144 मतलब आपको ये सर्विसेज नहीं देनी है, फिर भी आपने दे दी और ऑडिट भी कर दिया। आओ तुमको बताते, आओ दिखाएं तुम्हें अंडे का फंडा। तो ये अंडे का फंडा इधर यहाँ पे दिखाएंगे कि 25,000 कम से कम है, 5 लाख, बोल तेरे साथ क्या सुलूक किया जाए, ठोक दिया जाए या ठोक ही दिया जाए। तो 4 गुना रिम्यूनरेशन या ये दोनों में से जो भी कम होगा लगा देंगे। 144, 145 क्या था? ऑडिटर को अपनी ऑडिट रिपोर्ट पे साइन करना था, नहीं किया, या तो साइन ही नहीं किया, या साइन उसने किया जो ऑथोराइज नहीं है, या साइन उससे करा लिया चार्टर्ड। अरे यार भाई, आपको कितनी बार समझाया कि ऑडिट भी चार्टर्ड अकाउंटेंट ही करेगा और हस्ताक्षर भी उसी के होंगे। अगर आपने चूक करी है उधर तो फटका। और सेक्शन 139 के अंदर क्या होता है, अपन बोलते ना कि आपको बहुत सारी जगह ऑडिटर की साइड से वो जैसे मान लो मुझे आपको ऑडिटर अपॉइंट करना है, तो मैंने बोला ऑडिटर बनोगे, ऑडिटर बनोगे, आपने बोला हाँ मजा आएगा मजा आएगा, वाह मैं ऑडिटर बनूंगा, घोड़ी चढ़ूंगा। तो आप एकदम खुश हो गए कि ऑडिटर बनूंगा, घोड़ी चढ़ूंगा, बहुत मजा आने वाला है। तो हमने बोला हाँ घोड़ी चढ़ोगे। तो फिर अब आपकी साइड से आपकी ड्यूटी क्या है कि एक सर्टिफिकेट हमें बना के दो कि आप पे कोई डिस्क्वालिफिकेशन अट्रैक्ट नहीं हो रही, आप पे हो रही थी लेकिन आपने झूठा सर्टिफिकेट बना दिया। आप अपना ये बताओ कि सीलिंग लिमिट जो 20 कंपनी, 30 कंपनी, 25 कंपनी, 10 कंपनी, छोटी कंपनी, बड़ी कंपनी, सारी कैलकुलेशन करके 20 बड़ी कंपनी होती हैं, हम उस बड़ी कंपनी में आते हैं। क्या सीलिंग लिमिट में आपके पास जगह है? आपने बोला अरे दिल में जगह होनी चाहिए जी, सीलिंग तो बहुत नीचे है मेरी, कोई चिंता मत करो हो जाएगा, जबकि ऐसा नहीं था, झूठ बोला आपने। हमने कहा था सर आप लिस्ट दो हमें कि आईसीआई पे क्या क्या प्रोसीजर्स या प्रोसीडिंग्स आपके ऊपर पेंडिंग है, कोई केस वेस चल रहा है आपका इंस्टीट्यूट में। आपने बोला ना, हमने जाके पता किया तो पता चला कि यार आपसे बड़ा बदमाश है नहीं कोई, सबसे ज्यादा केस ही आपके। यार आपने इतना झूठ बोला। आओ, अच्छा इतना सारा झूठ बोल रहा है तो ये विलफुली वाले में आ जाएगा, और विलफुली वाले में फिर 8 गुना, 4 गुना नहीं। अगर जानबूझ के करेगा तो 8 गुना तक जा सकता है। अगर मान लो कि इस बंदे की 1 लाख रुपए है, तो 1 लाख का मतलब ये हो गया 8 लाख रुपए। रेम्यूनरेशन 1 लाख है तो 8 लाख हो गया, और 8 लाख और 5 लाख यानी कि कम से कम 5 लाख से तो इसे नवाजा जाएगा। न सिर्फ इतना, रिम्यूनरेशन भी लौटाना पड़ेगा। मतलब पूरी तरह से इसको बेल्ट से मार रहे हैं। उसको रिम्यूनरेशन भी क्या करना पड़ेगा? रिफंड करना पड़ेगा। न सिर्फ इतना, पे फॉर डैमेजेस, पे फॉर डैमेजेस टू स्टैट्यूटरी बॉडीज। जिसको नुकसान हुआ ना, सबका नुकसान तू ही भरेगा। मेंबर्स को कोई नुकसान हुआ, आ जा बेटा ऑडिटर, तेरी वजह से हुआ, ज्यादा तेरे को साइन गलत करना आ रहा है,
तूने क्वालिफिकेशन लगाई ही नहीं, लगानी चाहिए। तेरे को बताते हैं, इसको बर्फ की सिल्ली पे उल्टा लेटाएंगे और इसका हाथ पीछे से बांध देंगे, बोलेगा ठंड लग रही है, तो मेंबर बोलेंगे इसीलिए लेटा है तेरे को साल। तेरे को बताते हैं। क्रेडिटर भाई, संपत्तियां बिकती जा रही है, बिकती जा रही है, रिपोर्ट तो करे यार। वो गरीब आदमी बेचारा अनसिक्योर्ड बैठा है, बैठा बैठा मर जाएगा ये लोग। और सिक्योर भी है तो सिक्योर की संपत्तियां बेच रहे हो और आप आंख मूंद के बैठे हो, काहे के हो तुम। इसके जो भी मिसलीडिंग स्टेटमेंट थे, ऑडिट रिपोर्ट के अंदर मिसलीडिंग स्टेटमेंट थे ऑडिट रिपोर्ट के अंदर, तो यहां पर मतलब जैसे मान लो कि मैंने कोई इनकरेक्ट मिसलीडिंग स्टेटमेंट ऑडिट रिपोर्ट साइन कर दिया, अगर मैंने ऐसे साइन कर दिया है तो उससे जिस जिस पे प्रभाव पड़ने वाला है ना, तो वो प्रभावित पड़ने वाले व्यक्ति का जितना नुकसान हुआ है वो सारा नुकसान मुझे भरना पड़ेगा, मुझे अपना रेम्यूनरेशन लौटाना पड़ेगा, मुझ पे पैनल प्रोविजन सट्रैक्ट होंगे और मुझे जेल की सजा भी हो सकती है, ऐसा नहीं है, होगी। एंड लिखा है, ध्यान से देखो यहां पे प्लस, सॉरी मैंने एंड लिखा ही नहीं, यहां पे प्लस का मतलब एंड होता है, और नहीं तो मैं और लिख देता, एंड इम्प्रिजनमेंट भी हो सकता है जो कि 1 साल तक होगा। मैं आपको इधर भी दिखा दूं, आप चाहें तो लिख लें साथ साथ, सर्टिफिकेट अप्रूव्ड नहीं होता। और अगर ये फर्म है तो उस पर 447 तो लगने ही वाला है, तो ये तो बकवास बात है। सब सेक्शन 5 ये कहता है। मैं मान के चलूं आप लिख चुके हैं क्या, तो मैं एक छोटी सी बात कर लूं। देखो ये इंपॉर्टेंट सेक्शन है, इंपॉर्टेंट सेक्शन की ध्यान से सुनना। क्वेश्चन के अंदर जब भी एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो क्वेश्चन के अंदर कंपनी या तो कोई गलती कर रही होगी या फिर ऑडिटर कर रहा होगा। क्वेश्चन किसी भी सेक्शन से हो, हमारा जवाब यहां से बढ़ेगा कि साहब यहां ये गलती हुई है तो ये 147 अट्रैक्ट होगा, अकॉर्डिंगली इतनी पेनल्टी लगेगी। चाहे वो पूछ रहा है नहीं पूछ रहा है, हमें अपने जवाब को एक खूबसूरती देनी है ना, तो हमें एक सेक्शन और ये प्रोविजन याद होना चाहिए। तो ये टेल है, ये टेल सबके साथ जाएगी, आलू है हर सब्जी में डलेगा। देखो पनिशमेंट फॉर कॉन्ट्रावेंशन, अगर कंपनी ने कॉन्ट्रावेंशन किया है तो 25,000 से 5 लाख, कोई नई बात नहीं है। कंपनी ने तो 139 से 146 कंपनी को तो सारा पालन करना है। ऑडिटर को क्या पालन करना था, 139 में कुछ बातों का पालन करना था, 144 में कुछ सर्विसेज नहीं देनी थी, मान ही नहीं रहा साला। और ऑडिट रिपोर्ट साइन कर रहे हो तो तुम्हारे साइन के ऊपर दुनिया बैठी हुई है यार, ध्यान से चल लो। तो पैनल प्रोविजन सेम है, लेकिन यहाँ अच्छा ऑफिसर इन डिफॉल्ट को 10,000 से 1 लाख का फटका, ये डिस्कस किया। चलो अब बात आते हैं, ऑडिटर अगर कॉन्ट्रावेंशन करता है इन सेक्शंस का, मतलब गलती से हो गया, अगर ये प्रूव कर देता है कि मैंने जानबूझकर नहीं किया, ये मिस्टेक हो गई है, कोई गलत बात नहीं है, 25,000 से 5 लाख की पेनल्टी है, जो कि अगर आपका रिम्यूनरेशन जो भी फिगर है उसके 4 गुना या 5 लाख दोनों में से जो भी कम हो वो मैक्सिमम फिगर होगी, वो अच्छी बात हो गई। लेकिन अगर आपने जान के किया तो आओ हम तुम्हें बताते हैं अंडे का फंडा। तो यहां पे बताया जाएगा, आओ दिखाऊं, 5 लाख, अच्छा 4 गुना को 8 गुना कर दिया, प्लस 1 साल की सजा कर दी, और कुछ नई बात नहीं करी है, उसको डबल कर दिया, 4 को 8 गुना कर दिया और 1 लाख की सजा कर दी है। ना सिर्फ इतना रिफंड करो रिम्यूनरेशन, ना सिर्फ इतना पे फॉर डैमेजेस, जिसको नुकसान हुआ है, आपने जो भी रिपोर्ट में आपने कमेंट किए हैं, जो भी आपने मिसलीडिंग स्टेटमेंट आपकी ऑडिट रिपोर्ट में है, तो सबका हिसाब आपको करना पड़ेगा। क्लियर है क्या? अरे यार फिर घूम गया, ये रहा, ये देखो 25,000 से 5 लाख, 10,000 से 1 लाख, अगर कंपनी और ऑफिसर ने किया कॉन्ट्रावेंशन बाय ऑडिटर, ऑडिटर ने कॉन्ट्रावेंशन किया सेक्शन 139 का, 144 का, 145 का, अगर ऑडिटर ने कॉन्ट्रावेंशन किया 139 ये तीनों सेक्शंस का, तो बोलते हैं यहां कि शैल बी पनिशेबल विद फाइन विच इज नॉट लेस देन 25,000, ये 25,000 है, बट विच में एक्सटेंड टू 5 लाख रुपीज और 4 टाइम्स ऑफ रिम्यूनरेशन विच एवर इज लेस, दोनों में से जो भी कम होगा। वो हमने फोटो बनाया, ये यहां पर इसने भी दिया है,
इसके बाद अगर नोइंगली विलफुली अगर इन्होंने लफड़ा किया है, ठीक है, तो उस सूरत में 5 लाख रुपए और 8 टाइम दोनों में से जो भी कम होगा, एंड यूज किया, एंड और नहीं, एंड मतलब इम्प्रिजन फॉर विच में एक्सटेंड टू 1 ईयर, बहुत बढ़िया, कम हो सकती है लेकिन मैक्स 1 साल, मतलब अंदर तो जाएगा। आगे कहते हैं जी रिफंड करो रिम्यूनरेशन और डैमेजेस को पे करो। डैमेजेस टू द कंपनी, कंपनी को क्या नुकसान हुआ, स्टैट्यूटरी बॉडीज को क्या नुकसान हुआ, ऑथोरिटीज को क्या नुकसान हुआ, सरकार को क्या नुकसान हुआ, आपने टैक्स उनकी बचाई है, जो भी मतलब उनका टैक्स की रेवेन्यू होनी थी आपकी वजह से नहीं हो पाई, मेंबर्स को क्या नुकसान हुआ, क्रेडिटर्स को क्या नुकसान हुआ, फॉर कंपनी लॉस अराइजिंग आउट ऑफ इनकरेक्ट और मिसलीडिंग स्टेटमेंट पर्टिकुलर्स मेड इन ऑडिट रिपोर्ट। ये इंपॉर्टेंट थोड़ा सा पोर्शन है, क्वेश्चन में आएगा अगर तो आप देख लेना, क्वेश्चन की जबान में तो बड़े अच्छे से होगा कि यार ऑडिटर ने मिसलीडिंग मिसलीडिंग ये वो सब दे दिया है तो उसका क्या होगा, तो हम बोलेंगे बताते आ जा, आप तेरे को बर्फ की सिली पे लटाते हैं। 25,000 से 5 लाख लगेगा, 5 लाख या 4 गुना दोनों में से जो भी कम हो वो लग जाएगा, ज्यादा चिंता मत कर। अच्छा, लेकिन हमारी वजह से किसी को नुकसान, यार नुकसान तो भरना पड़ेगा, रेम्यूनरेशन वापस करना, फालतू बात मत कर। और जानबूझ के किया तो फिर 1 साल की सजा भी होगी और 4 गुना की जगह 8 गुना हो जाएगा, बस इतनी सी बात है। कंपनी ऑडिटर और ऑडिटर 25,000 से 5, 25,000 से 5, 25,000 से 5, ये तो कॉमन है। बस रिम्यूनरेशन, क्योंकि ऑडिटर को रिम्यूनरेशन मिलता है तो नॉर्मल में 4 गुना है और वैसे डबल कर देंगे इसको। क्लियर है बॉस? यस, अरे वाह बहुत बढ़िया। तो आज का हमारा सेक्शन ये 147 भी हो गया। रुको रुको मैं गिन के बताता हूँ, आज 2-3 तो हो गए, रुको देखना जरा, देखो देखो ये हो रहा है नीचे, देखो आ रहा है, आ गया आ गया, देखो 1, इसके बाद हमने कर लिया है 145 साइनिंग, 146 जनरल मीटिंग अटेंड करो, 147 पनिशमेंट, ये हो गया। अब हमारा बचा क्या है, अब हमारा बच्चा क्या है, हमारा बच्चा ये है, क्वालिफिकेशन एंड डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ ऑडिटर 141, पावर्स एंड ड्यूटीज ऑफ ऑडिटर 143 और कॉस्ट ऑडिट, ये अपना बच्चा है। आज अपन ने सारे छोटे छोटे सेक्शन, देखो मैं ईमानदारी से बात करूं क्या, ईमानदारी से अगर मैं बात करूं ना, मैं सोच के आया था सेक्शन 141 लूंगा आज। 141 क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट कह सकते हो, मुझे ऐसा लगता है सबसे इंपॉर्टेंट है, लेकिन अपन को करनी तो सारी चीजें हैं। तो मैंने सोचा कि यार 141 लूंगा तो आज सिर्फ 141 ही हो पाएगा और कल भी 2 ही हुए थे, तो कम से कम ऐसा तो हो कि बहुत सारे सेक्शन हो जाएं। तो इसलिए फिर मैंने छोटे छोटे सारे खत्म कर दिए, अब सिर्फ बचा है अपना पावर्स एंड ड्यूटीज की बात करेंगे तो लॉ के पॉइंट ऑफ व्यू से देखे तो थोड़ा सा है, ऑडिट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखे तो पूरी पिक्चर है। तो जितनी पिक्चर मुझे ऐसा लगेगा महत्वपूर्ण है उतनी पिक्चर लॉ पॉइंट ऑफ व्यू से, मतलब लॉ में जितना मैं डिस्कशन कर दूंगा उसके बाहर नहीं आएगा। लेकिन अगर आप बोथ ग्रुप के लिए जा रहे हैं तो आप उसे पूरा पढ़े एक, और क्वालिफिकेशन एंड डिस्क्वालिफिकेशन ये तो डिटेल में अपन डिस्कस करेंगे। तो आई गेस कि कल अपन 147 तक खत्म कर देंगे, कॉस्ट ऑडिट के ऊपर भी ओवरव्यू, या फिर शायद खत्म कर देंगे। तो आज के लिए इतना ही रखे गया। ये अरे रोटेशन वाला आते ही बात कर ली थी हमने, एक बार वो पढ़ोगे ना तो आपको समझ आ जाएगा। रोटेशन क्लास में आते ही डिस्कस कर लिया था कि ये रोटेशन ऑडिट कमेटी और इनका बोर्ड ऑफ डायरेक्टर घुमाते रहता है। फिर भी अगर किसी को डाउट रहेगा तो कल एक बार फिर से कर लेंगे, कोई ऐसा वादा नहीं है। ठीक है, चलिए तो अब हम चलते हैं। मैं ऐसा मान के चलूं कि आज के सेशन में जो छोटे छोटे सेक्शन से आप मुश्किल से आधा घंटा मॉड्यूल को दोगे ना, खत्म हो जाएंगे, कर लेना, बिल्कुल भी पेंडिंग मत रखना, क्योंकि पेंडिंग रखोगे तो अब उसके बाद कोई मौका नहीं है आपके पास, कोई टाइम नहीं है, ध्यान रख लेना। दिस इज द लास्ट टाइम एंड लास्ट चांस। तो आप क्या करना कि जैसे अभी यहाँ से जाओगे वेले, अभी घंटा 1.5 घंटा आप खाना पीना यारी दोस्ती और चाय पानी आप सब कुछ करो, घूमो फिरो, उसके बाद आराम से आप अकाउंट्स उठा रहे हो जो उठा रहे हो, ठीक है, जो शेड्यूल है आपका वो करो। एक आधे घंटे का वक्त तो दिया होगा ना, मुझे मुझे सिर्फ आधा घंटा चाहिए आपसे रोज, ज्यादा चाहिए ही नहीं, आप उतना दे दें। चलिए तो आज के लिए इतना ही, आपकी शाम खूबसूरत हो, बाकी चर्चा करेंगे हम कल। जय श्री कृष्णा। कल हम 3 बजे बैठने वाले हैं, मैं आपको पहले से बता रहा हूँ,
और जो बच्चे लोग ऑफलाइन देखते हैं, बेटा कल 3 बजे अगर उपस्थित हो पाओ तो अच्छी बात है, नहीं हो पाओ तो फिर वीडियो रिकॉर्डेड देखो। कोई दिक्कत डाउट आता है तो फोन नंबर मैंने स्टार्टिंग में दिए थे, आप डाउट पूछ सकते हो, मैं जवाब दिया करता हूँ। चलिए तो आज के लिए इतना ही, हम जा रहे हैं, बाय 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 बाय।